राधे राधे सभी लोगों को। तो जैसे आज का जो सेशन है अपना, इसमें अपन एफआर और एएफएम के डाउट से रिलेटेड बातें करेंगे। चैप्टर वाइज सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक्स रिलेटेड मैं डाउट डिस्कस करूंगा। कुछ जनरल जो डाउट्स आप लोगों को आ रहे हैं कोई चैप्टर्स में, वो मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोगों की तरफ से जो जनरली डाउट्स आ रहे हैं कि इस चैप्टर में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो एक वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं, अभी क्लासेस हो गई हैं, तो रिवीजन में जो डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं जो जनरल डाउट्स वगैरह हैं वो बता दूं आप लोगों को। तो जनरल डाउट्स बताने से पहले भी एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स की अभी मेरे पास क्वेरी आ रही है। और ये चीज मैं पहले भी बहुत बार क्लेरिफाई कर चुका हूँ, बट फिर भी अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आती है। और वो क्वेरी ये है कि अभी जो इंस्टीट्यूट ने न्यू मटेरियल दिया है May 25 ऑनवर्ड्स वाला, उसमें एफआर में इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे नए क्वेश्चन डाले हैं, न्यू क्वेश्चंस का एडिशन किया है। तो क्या वो अपने नए क्वेश्चन बैंक में बुक में कवर्ड है क्या, पहली चीज ये। तो एक ये डाउट आ रहा है। दूसरा, जो आईसीआई ने न्यू क्वेश्चन डाले हैं इंस्टीट्यूट में, जो मटेरियल में डाले हैं अपने स्टडी मैट के अंदर एफआर में, तो जिनके पास पुराना अपना क्वेश्चन बैंक वगैरह है नवंबर 24 तक का, May 24 या नवंबर 24 वाला एडिशन है, तो उन लोगों को अब एडिशनल क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसकी कोई एडिशनल पीडीएफ है क्या, इससे रिलेटेड एक मेजर डाउट मेरे पास आ रहे हैं। बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं और इसको मैंने क्लेरिफाई किया हुआ है, बट फिर भी मैं इसको वापस क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को क्लेरिफाई करनी है। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो May 25 का मेरा जो नया मटेरियल है, कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक, वो तो कम्प्लीटली अपडेटेड है ही, तो उसमें तो आपको कुछ अलग से देखना ही नहीं है। उसमें तो सब कुछ कवर्ड है, वो डाउट तो वहीं खत्म हो जाता है। अब मेन चीज ये है कि इंस्टीट्यूट ने जो न्यू क्वेश्चन डाले हैं सर एफआर के स्टडी मैट में, क्या वो हमारे पुराने मटेरियल में तो होंगे नहीं, तो उसकी एडिशनल पीडीएफ वगैरह कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने कोई नया क्वेश्चन नहीं डाला है। एफआर का जो नया स्टडी मैट है May 25 ऑनवर्ड्स वाला, उसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एएफएम के नए स्टडी मैट में था कोई नया क्वेश्चन है क्या, उसमें भी कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। पर सर इंस्टीट्यूट ने तो लिखा है कि ये नए क्वेश्चन डाले हैं, उन्होंने तो एक पेज डाला है प्रॉपर, उस पर मेंशन किया है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक नया डाला है। एफआर में तो एक नया सेक्शन बनाया है प्रैक्टिस क्वेश्चन करके उन्होंने स्टडी मैट के अंदर, है ना। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, मॉड्यूल के अंदर भी लिखा है उन्होंने, और साफ साफ हमें दिख भी रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन करके एक सेक्शन डाला भी है उन्होंने मॉड्यूल के अंदर। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इसके रिगार्डिंग वीडियोस बना के बोल रहे हैं कि देखो नए क्वेश्चन आ गए हैं एफआर में बहुत सारे। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग अपनी पीडीएफ भी सर्कुलेट कर रहे हैं न्यू क्वेश्चंस की टेलीग्राम वगैरह में। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों को हमेशा एक ही जगह स्टिक रह के उस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे को कंप्लीटली फॉलो करो। जो चीज मैं बता रहा हूँ, इस चीज को मैंने पहले भी बताया था कि इंस्टीट्यूट ने कोई भी नया क्वेश्चन नहीं डाला है। जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में डाले हैं नए, इंस्टीट्यूट जिनको नया बोल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन करके जो डाले हैं, वो क्वेश्चन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पहले टेस्ट योर नॉलेज में जो क्वेश्चन थे ना, मान लीजिए पहले टेस्ट योर नॉलेज में 20 क्वेश्चन थे किसी चैप्टर में, तो उन्होंने वहां पे तो 5-7 क्वेश्चन कर दिए, रिमेनिंग 10-15 क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज से निकाल के प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले पार्ट में डाल दिए। एक चीज तो ये करी है उन्होंने। दूसरी चीज सर, उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन डाले हैं इंस्टीट्यूट ने। तो जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एडिशनल स्टडी मैट के अंदर डाले हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है जो पास्ट आरटीपी या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। मतलब जो यूनिक क्वेश्चन थे पास्ट आरटीपी या पास्ट एग्जाम में, जो स्टडी मैट में नहीं हुआ करते थे, पास्ट आरटीपी में कभी आया था वो क्वेश्चन, या पास्ट एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा था, तो वो क्वेश्चन भी अब इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस क्वेश्चन करके मॉड्यूल में ही डाल दिए हैं कि ठीक है आप यहीं से पढ़ लो। तो अब वो क्वेश्चन कोई नए क्वेश्चन नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको मटेरियल बना के देता हूँ मेरी तरफ से, उसके अंदर ऑलरेडी वो क्वेश्चन मैं इनकॉर्पोरेट करके रखता हूँ। तो मैंने जो आप लोगों को नवंबर 24 का क्वेश्चन बैंक दिया था, उसमें भी पास्ट आरटीपी एग्जाम के सारे क्वेश्चन कवर्ड थे, तो उसमें ऑलरेडी वो क्वेश्चन है। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी नया क्वेश्चन एडिशन नहीं है, एक भी क्वेश्चन एडिशन कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी अलग से नहीं देखना है। कोई लोग आपको एडिशनल पीडीएफ सर्कुलेट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो सब सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक एज ए बिजनेस प्रोडक्ट देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, आप पूरा ट्रस्ट करो, पूरा भरोसा करो, सब कुछ वही है। और फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो एटलीस्ट एक बार मॉड्यूल खोल के देख लिया करो, यार इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने बोला है नया क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर का मेरा क्वेश्चन बैंक खोल के उससे मैच करके देख लो कि हाँ ये तो वही मिल गया।
क्योंकि वो ऑलरेडी सब कवर्ड है, क्योंकि वो पास्ट आरटीपी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन को उन्होंने मॉड्यूल में डाल दिया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो कोई भी क्वेश्चन नया आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, वही कॉपी पेस्ट मटेरियल है, कुछ भी चेंज नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। जो गलतियां पहले से थी वो आज भी हैं। कुछ एक दो जगह गलतियां उन्होंने जो क्लैरिकल टाइपिंग वाली मिस्टेक होती थी वो सही करी है, तो टाइपिंग मिस्टेक अपन पहले से सही करके रखते हैं क्वेश्चन बैंक में। तो अपना क्वेश्चन बैंक आपके पास अगर 2024 वाला एडिशन भी है तो भी चलेगा, कोई एडिशनल कुछ भी नहीं है। एक ये मैंने आपका सबसे मेजर डाउट क्लियर कर दिया। इस पे आप कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए कि आप इससे रिलेटेड वापस बार बार मैसेज करें। एंड इसके बाद सेकंड चीज, इंस्टीट्यूट का सर मटेरियल में कुछ एडिशनल क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है, आपने बोल दिया। और 2024 वाला हम मटेरियल रेफर कर सकते हैं एफआरएफएम। बिल्कुल मैं सिर्फ एफआरएफएम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप रेफर कर सकते हैं 2024 वाला मटेरियल। सर हमारा 2024 से पुराना मटेरियल है, 2023 का मटेरियल है, 2022 का है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, एफआरएफएम का भी चेंज करना पड़ेगा। एफआरएफएम में 2024 वाला है तो चल जाएगा मेरा मटेरियल, 2024 से पहले का है तो चेंज करना पड़ेगा, उसमें तो फिर चेंजेस है। इसके अलावा सर आपने बोला कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपने अभी जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन लगाए हैं। आपने वीडियो में बोला था कि एडिशनल क्वेश्चन मैंने पीछे लगाए हैं, 10-15 एडिशनल क्वेश्चन लगाए हैं एफआरके में भी और एएफएम के में भी। फिर वो क्या चीज है? वो क्वेश्चन मैंने दिए सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन। देखिए सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप लोगों को पता है मैं क्लास में एक एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, होमवर्क जैसा कुछ भी नहीं होता अपनी क्लास में। सारे क्वेश्चन क्लास में ही प्रैक्टिस करा देता हूँ। पूरा जो भी सिलेबस है एग्जाम के, आईसीआई के, इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चन है सब मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि अब वो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के एग्जाम में आए तो आप उनको अच्छे से लिख भी पाए और रिवीजन में भी आपको बहुत आसानी हो जाए। तो इसलिए मैं सब क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ। तो इसके लिए मैंने फिर क्या किया, क्वेश्चन बैंक में लास्ट में 10-15 एडिशनल क्वेश्चन डाल दिए। यार ये क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस किया, वो एग्जाम के लिए रेलिवेंसी ज्यादा नहीं रखते जो बैंक में मैंने 10-15 क्वेश्चन दिए, बट वो क्या है, जब आपका पूरा कोर्स हो जाए ना, पूरा कोर्स होने के बाद रिवीजन करने के बाद आप उन 10-15 क्वेश्चन को खुद से करके देखो। अब आप यार क्या वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ क्या, क्योंकि उनमें मैंने थोड़ी नई वैरायटी का क्वेश्चन डाला, कुछ रिवर्स कैलकुलेशन टाइप का अलग और क्वेश्चन डाला। वैसे भी अपन पूरे सिलेबस में एएफएम की बात अगर मैं करूँ तो रिवर्स कैलकुलेशन की मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, जो भी इंस्टीट्यूट के थे सारे क्वेश्चन करे हैं। उनको सोचने का तरीका, उनको करने का तरीका भी क्लास में इवन डिस्कस किया। आप लोगों को याद हो तो म्यूचुअल फंड वगैरह में और भी डिटेल में किया था, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे, बिजनेस वैल्यूएशन मर्जर वगैरह में भी थे। तो वो सब अपने डिस्कशन क्लास में किया हुआ है। तो लास्ट में मैंने पूरे सिलेबस के लास्ट में यानी क्वेश्चन बैंक के लास्ट में 10-15 क्वेश्चन एफआर में भी लगाए और एएफएम में भी लगाए, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपकी नए क्वेश्चन करने की खुद से एक बार प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नए क्वेश्चन करने का हमें एक आइडिया लगे कि नया क्वेश्चन अब हम कर पा रहे हैं क्या खुद से। तो उसके लिए वो क्वेश्चन दिए हैं। उसको ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चन के भी कई लोग आते हैं कि सर उनके भी सॉल्यूशन आप दे दो ना आपके लिख के, तो वो मैं सॉल्यूशन देने में क्या होगा, तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। यूट्यूब पे लास्ट मैराथन देखेंगे, वहां पे भी वो सॉल्यूशन कराए हुए हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन। लेकिन उनका पर्पस कभी ये था ही नहीं ना। उनका पर्पस तो था कि आप लोग प्रैक्टिस करके देखें नए क्वेश्चन टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्पस था उनका। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको उस पर्पस से दिया गया है। तो मैंने पूरा हर एक चीज का पर्पस क्लैरिफाई कर दिया है। तो बुक से रिलेटेड अब आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए कि बुक्स में कुछ चेंज करना है क्या नहीं है। तो वो मैंने आपको सबसे पहली चीज क्लैरिफाई करी। तो ये क्लैरिफिकेशन आपको देना था। दूसरा पॉइंट जो अब मैं बोल रहा हूँ कि जनरल डाउट्स की मैं बात करूंगा। ये सेशन अपन ने रखा भी यही है कि एफआर और एएफएम में चैप्टर्स में जो भी आपके चैप्टर्स है, जिनकी भी आपने अभी तक क्लासेस सुनी है या आपका रिवीजन चल रहा है, उन चैप्टर्स में कहीं पे भी कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो कुछ जो जनरल डाउट्स बच्चों के रिपीटेटिवली आते हैं वो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, जो जो मेरी नजर में मेरे को ध्यान आ रहे हैं अभी, क्योंकि इसकी मैंने कोई ऐसे प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी अभी कि ये डाउट्स है, बट जो जो मेरे ध्यान में आते जाएंगे मैं डिस्कस करता जाऊंगा, बाकी आप लोग मुझसे पूछते जाना। तो अभी जैसे एक मैं एएफएम में जनरली बात करूँ तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में आते हैं मेजरली जो 2-3 कॉमन डाउट्स हैं जो आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एक डाउट आता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, शायद क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पेट फीड वाला कंपनी का, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग का कुछ दिया हुआ है, रिटेन्स पर शेयर ऐसा करके। ठीक है, ₹5 रिटेन्स पर शेयर। एक बार मैं देखता हूँ क्वेश्चन बैंक ओपन करके, स्क्रीन शेयर करने का एक बार मैं करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा आप, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्वेश्चन पे डायरेक्टली अपन फोकस भी कर पाए। ये है वोएज लिमिटेड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 है वोएज लिमिटेड वाला। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के पास। आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको स्क्रीन दिख रही है ना।
कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? चलिए अभी इस स्क्रीन पे देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वोएज लिमिटेड वाला, इस क्वेश्चन में एक डाउट आता है। यहाँ पे कंपनी ने रिटेन किया हुआ है शेयर, उसके बेसिस पे हम डिविडेंड पता कर लेते हैं कितना है। और जो डाउट आता है ना स्टूडेंट्स का, वो आता है कि इस क्वेश्चन में कैसे पता चला कि जो डिविडेंड है वो D1 है। यहाँ पे D1 इंस्टीट्यूट ने माना है, तो वो पता कैसे चला? तो उसके लिए नोट्स में मैंने साफ साफ अजम्पशन लिखवा रखी है कि जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो हम D1 मानते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला है क्या डिविडेंड के बारे में? कुछ नहीं बोला, तो D1 ही मान के चलते हैं। तो D0 कब मानते हैं? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे, या फिर क्वेश्चन में वर्डिंग आ जाए डिक्लेयर्ड या पेड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड या पेड एज इट इज वर्डिंग जो नोट्स में मैंने लिखी है, या डिविडेंड पेज, या फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा हो और उससे डिविडेंड कैलकुलेट करा हुआ हो, तो D0 माना जाता है। अदरवाइज हर केस में D1 होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कहीं पे भी, तो D1 होगा। ये एक मैंने जनरल डाउट जो आता है वो क्लैरिफाई कर दिया, सबको क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला डाउट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और डाउट आता है इसी चैप्टर में, क्वेश्चन 32 है, वही पेट फेड वाला जो मैं बोल रहा था, वो ले लेते हैं क्वेश्चन 32। देखिए ये क्वेश्चन 32 है पेट फीड वाला। अब पेट फीड वाला ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जनरली डाउट आते हैं। डाउट अब इस क्वेश्चन में इसलिए आता है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, 6 साल का बॉन्ड है, 8% से पीवी किया, वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन में देखिए इस बॉन्ड में एक स्पेशल फीचर था कि कंपनी इस बॉन्ड की लाइफ को 12 साल तक कर सकती है। अभी 6 साल की बॉन्ड था, तो 6 साल और बढ़ा सकती है। तो बस सेकंड पार्ट में डाउट आता है, वो मैं आपको एक बार, सेकंड पार्ट को अगर आप ढंग से रीड करेंगे ना, तो ये डाउट कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो, एक बार वापस बता रहा हूँ। इस पार्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी ने 6 साल जैसे ही खत्म हुए, 6th ईयर एंड में, आज क्या चल रहा है? 6 साल का एंड। बॉन्ड आज से 6 साल पहले इशू हुआ था, आज 6 साल का एंड चल रहा है, आज बॉन्ड खत्म हो जाना चाहिए था। तो आज के दिन कंपनी ने क्या किया, इस बॉन्ड को और 6 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि कंपनी टोटल 12 साल के लिए इस बॉन्ड को कर सकती थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो 6 ईयर्स के बाद कंपनी ने और 6 ईयर्स के लिए इस बॉन्ड को एक्सटेंड कर दिया। तो अब आप समझिए आज का दिन कौन सा दिन है? 6 साल का एंड। ठीक है, आज के दिन से अब ये बॉन्ड 6 साल और चलेगा। तो अब क्या बोला, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गई है 12%। मार्केट इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड में तो कूपन सेम ही मिलेगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% हो गई है। तो पोटेंशियल गेन लॉस बताओ। अब पोटेंशियल गेन लॉस का पता है मीनिंग क्या है? अब इस बॉन्ड से रिमेनिंग 6 ईयर्स में हमें मार्केट इंटरेस्ट रेट से वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? तो 12% हो गई। तो 12% से नॉर्मली पीवी कर लो, 6 साल का जैसा आप करते हो वैसा पीवी कर लिया, तो एक वैल्यू वो आ गई। लेकिन हम तो स्टार्टिंग में क्या सोच रहे थे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% रहेगी, ये सोच रहे थे। तो 8% से वही 6 साल का पीवी करो, तो 8% से 6 साल का पीवी हम पहले ही पार्ट में निकाल चुके हैं, वही सेम पीवी रहेगा ना। भाई पीवी का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। टाइमलाइन बनेगी स्टार्टिंग के 6 साल की, फिर वापस 6 साल की। यहाँ पे अभी अपन 6 साल के एंड में खड़े हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए अभी हम 6 साल के एंड में खड़े हैं, ना कि जीरो टाइम पर, बस ये पता होना चाहिए। तो आज 6 साल के एंड में 6 साल का पीवी 8% से करोगे तो सेम ही अमाउंट आएगा, इसलिए इंस्टीट्यूट ने दोबारा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई। एक बार 12% से पीवी किया 6 साल के लिए, और एक बार 8% से पीवी किया, दोनों का जो डिफरेंस आया वो पोटेंशियल लॉस हो गया। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये क्लैरिटी मेरे को इस क्वेश्चन में वापस देनी थी, क्योंकि इसमें डाउट्स आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया तो एक बार बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए मुझे। आप लोग बोल के कंफर्म कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिसमें डाउट आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एबीसी लिमिटेड बॉन्ड रिफंडिंग वाला। देखिए 51 क्वेश्चन है बॉन्ड रिफंडिंग वाला, एबीसी लिमिटेड वाला। अब ये क्वेश्चन, मतलब हम या तो क्लास में कंसेप्ट्स को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, या फिर हम स्टेप्स को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, जो इस क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। मतलब हम स्टेप्स भी नहीं लगाना चाह रहे हैं, उस वजह से इस क्वेश्चन में डाउट्स आ रहे हैं। स्टेप ध्यान से लगाएंगे तो डाउट्स नहीं आएंगे। हमारे साथ पता है सबसे बड़ी गलती क्या है, मैं क्लास में एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और उस वक्त खाद के साथ बोलता हूँ कि इसको मेरे साथ आप नोट डाउन करना, और रिवीजन में भी सॉल्यूशन को रेफर करना, वही आपके काम में आएगा। स्टिल हमारी आदत क्या है, हमें बुक का सॉल्यूशन ही देखना है। मतलब सब कुछ मेहनत करने के बाद भी आपको बुक में जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो देखना है। अगर आप बुक का सॉल्यूशन देखने जाओगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, भूल जाओ, फिर तो सब्जेक्ट पढ़ना बेकार है। कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्पेशल। तो इस क्वेश्चन में भी, अब इस क्वेश्चन में क्या सिमिलर क्वेश्चन था, तो मैंने बोला ये स्टेप्स लगा के करना। तो अब हम इसमें स्टेप्स लगा के करना ही नहीं चाह रहे, हम अपने स्टेप्स है ना बुक के सॉल्यूशन में लगाना चाह रहे हैं। यहाँ बुक में सॉल्यूशन देखते हो और इसमें स्टेप लगाने की कोशिश करते हैं, इसमें तो और कुछ ही दिखता है, पता नहीं ये तो क्या स्टेप लग रहे हैं।
तो जब तक अपने स्टेप्स नहीं लगाओगे तब तक पता ही नहीं चलेगा सॉल्यूशन में क्या हो रहा है बुक में। तो अपने स्टेप्स लगाओ और फिर आंसर मैच कर लो फाइनल, तब आपको चीजें समझ आएंगी कि हाँ सब कुछ सही है। तो अब आप स्टेप्स लगाते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में पता है गलतियां क्या क्या करते हैं, केवल वो डिस्कस करूंगा क्योंकि पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करने का मतलब नहीं है। तो गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें बात होती है, फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो, जिसमें कॉल प्रीमियम लेना होता है। तो इसमें कॉल प्रीमियम जो है ना आपका, केवल उतना पार्ट आपको लेना है, और कॉल प्रीमियम जो आएगा इसमें 12 मिलियन का आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, 12 मिलियन का आपका कॉल प्रीमियम है, जो कि क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो अपने 300 मिलियन वाले बॉन्ड है अपने पास, 12% हमारी इंटरेस्ट रेट है, 6 साल बाकी है मैच्योरिटी के। अब इस बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो गई, तो हम नए बॉन्ड लाना चाहते हैं इसको रिफंड करके, तो नए बॉन्ड ले आएंगे सेम अमाउंट के, वही 6 साल के पीरियड के, और नए बॉन्ड पे कूपन रेट 10% रहेगी। न्यू बॉन्ड की जो इशू कॉस्ट है वो 6 मिलियन रहने वाली है, और कॉल प्रीमियम रहेगा 4%। तो 300 मिलियन के बॉन्ड जाएंगे, 4% का कॉल प्रीमियम इस पे अपना आज के दिन आउटफ्लो होगा, तो 300 इंटू 4% यानी 12 मिलियन ये खर्चा होगा आज के दिन। तो इस पे टैक्स सेविंग होगी, तो टैक्स सेविंग करके ये एक अमाउंट आपका आ जाएगा नेट करके, वो अमाउंट आपको लेना है सबसे पहली चीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं पता है, 300 मिलियन प्लस 12 रुपीज का कॉल प्रीमियम, यानी 312 अमाउंट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुक में डायरेक्टली सॉल्यूशन देखते हैं, तो अपने स्टेप्स तो बाद में देखते हैं, पहले बुक का सॉल्यूशन देखते हैं और उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अमाउंट लिखे बुक में लिखने बैठ जाते हैं, मेरे पास सॉल्यूशन भेजते हैं बच्चे, ये गलती करते हैं। जबकि नोट्स में साफ साफ कॉल प्रीमियम लिखा है, नोट्स पढ़ो पहले और उससे सॉल्यूशन करो। ये सॉल्यूशन तो भूल जाओ कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भी है, वो भूल जाना होता है आपको। इसके बाद अब देखिए कॉल प्रीमियम हो गया, इसके बाद होता है नए बॉन्ड पे कोई इशू कॉस्ट है तो वो ले लो, 6 मिलियन की वो खर्चा है, ये ले लिया। क्या इस पे टैक्स सेविंग लेंगे? नहीं, इस पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये तो नए बॉन्ड की इशू कॉस्ट है, अभी नया बॉन्ड जब इशू होगा तो उस पे तो एनुअली टैक्स सेविंग मिलेगी। मैंने नोट्स में लिखवाया है वही फॉर्मूला है। फिर एक आइटम और आता है, पुराने बॉन्ड पे कोई अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो उसकी टैक्स सेविंग ले लो, क्योंकि वो अब आपको एक साथ मिल जाएगी इकट्ठी। तो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें पता है रटने की आदत है। क्वेश्चन 50 में अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट की जगह टोटल कॉस्ट दे रखी थी और अनअमोर्टाइज्ड पता करनी थी, तो हम बस उसको रट्टा मार लेते हैं। मतलब हमारे साथ इतनी बुरी सिचुएशन है कि हम क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज कर देते हैं, उसका भी इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहे। तो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी है 9 मिलियन की, इस पे टैक्स सेविंग एक साथ इकट्ठी मिलने वाली है, तो 9 मिलियन इंटू 30%, ये टैक्स सेविंग 2.7 मिलियन की मिलेगी नेगेटिव में, क्योंकि टैक्स सेविंग है तो फायदा है, ये आ जाएगा 11.7 मिलियन का इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब स्टेप नंबर टू में आएगी एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड। उसमें अपन क्या लेते हैं, ओल्ड बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स। तो इंटरेस्ट कितना था ओल्ड बॉन्ड पे, 300 इंटू 12%, 36 माइनस टैक्स सेविंग, नेट ऑफ टैक्स आ गया। इसके अलावा ओल्ड बॉन्ड पे कोई इशू या फ्लोटेशन कॉस्ट थी जो रिमेनिंग पीरियड में आपको मिलती, तो वो क्या मिलती? तो 9 मिलियन की है ना अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये मिलती रिमेनिंग पीरियड में। कितने पीरियड में? 6 साल के अंदर, 6 साल का तो ओल्ड बॉन्ड था, तो 6 साल के बॉन्ड में 9 मिलियन मिलती, तो 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 30%। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, 9 इंटू 30%, अरे भाई एक साथ थोड़ी मिल रही है, एनुअली की बात कर रहे हैं हम अपन। तो 9/6 इंटू 30%, ये नेगेटिव में आती है टैक्स सेविंग, बस खत्म एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड। फिर स्टेप 3 एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड, 300 मिलियन के बॉन्ड है, 10% कूपन रेट है, तो 30 माइनस टैक्स सेविंग आ जाती। इसके बाद न्यू बॉन्ड पे कोई इशू कॉस्ट है, बिल्कुल है 6 मिलियन, इसकी टैक्स सेविंग मिलेगी एनुअली, तो 6/6 इंटू 30%, 6 साल का है ना न्यू बॉन्ड भी। इसमें भी स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, 6 इंटू 30%, एक साथ ही इकट्ठी टैक्स सेविंग ले लेते हैं, ऊपर हेडिंग डाल रहे हैं एनुअल और एक साथ टैक्स सेविंग, मतलब हम बेसिक कंसेप्ट भी नहीं लगा पा रहे। तो ये आ गई आपकी एनुअल न्यू बॉन्ड की कॉस्ट। स्टेप 4 एनुअल सेविंग, एनुअल सेविंग क्या होगी, ओल्ड बॉन्ड की एनुअल कॉस्ट माइनस न्यू बॉन्ड की एनुअल कॉस्ट, ये आएगी 4.05 मिलियन आपकी। फिर इसके बाद आप इसे पीवी करोगे, किससे? क्वेश्चन में गिवन होगी कॉस्ट ऑफ डेट, सर दे ही नहीं रखी। अब ये बहुत बड़ा मेजर डाउट आता है इस क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ डेट दे नहीं रखी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गलत है, कैसे कर लिया ये क्वेश्चन आपने? तो आप कभी ना मेरी कभी आपने ढंग से क्लास सुनी, ना कभी आपने नोट्स पढ़े ढंग से, और अगर मैं यही चीज आप लोगों को बोल देता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मतलब मेरे को ये बोलना भी है ना, लोगों को खटक जाता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है ना बोलने का, मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास नोट्स भी पड़े हैं। ये वही नोट्स हैं जो आपको क्लास में मिले हैं, क्लास में लिखवाए गए हैं। तो अब इस नोट्स में आप देखिए सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्टेप्स देखते जाना, जो मैंने बोले वही है। और लास्ट में यहाँ लिखा है डिस्काउंटिंग रेट, पीवी करोगे आप डिस्काउंटिंग रेट से, पढ़ लो अच्छे से, यहाँ पे आपके सामने है कि पीवी करेंगे हम डिस्काउंटिंग रेट से। और डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी, ये रही, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है अदरवाइज, तो हम क्या करेंगे, न्यू बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसको आफ्टर टैक्स कर लेंगे।
और बोलते हैं सर नोट्स में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहाँ से ले ली रेट। अरे भाई दे नहीं रखी तो क्या करेंगे, अभी बताया ना। दे नहीं रखी तो हम क्या करते हैं, न्यू बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, इसको आफ्टर टैक्स यानी 30% की रेट से आफ्टर टैक्स कर दिया तो कितनी हुई 7%। तो 7% पे आप इसे पीवी करना। तो पीवी ऑफ एनुअल सेविंग आ गया, कॉस्ट आपने माइनस कर दी तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर बॉन्ड रिफंडिंग आपको डिसीजन देना है। ये मेजर डाउट से इस चैप्टर के जनरली बच्चों को आते हैं, मैंने सारे क्लियर कर दिए। कोई डाउट है तो एक बार आप वापस से बता दीजिए। और एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार बता दीजिए कंफर्म हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या। क्लियर हो गया सर। सर एक बार कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला भी बता दीजिए। हाँ अभी ये क्लियर हो गया सबको, ये जो डाउट आता था। अब एक किसी ने बोला कन्वर्टेबल बॉन्ड का बता दो, कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या डाउट बोल रहे हो आप। सर वो स्टार्टिंग वाला है ना कि इतने शेयर कन्वर्ट करने पे इतना मिलेगा, मतलब जो कन्वर्जन प्राइस के लिए बोलता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला ही, वो चीज में डाउट है। कन्वर्टेबल बॉन्ड के टॉपिक में या क्वेश्चन की बात कर रहे हो। नहीं सर, ये जो कन्वर्जन प्रीमियम वाला है ना, मतलब जिसमें 1000 रुपीज आपने बॉन्ड का प्राइस बताया था और फिर कहा था अंडरलाइन शेयर्स इतने मिल जाएंगे। हाँ तो तो कन्वर्जन प्रीमियम वाला एक बार जो बेस है वो एक बार वापस से एक्सप्लेन कर आप दो। अगर कंसेप्ट की बात कर रहे हो तो फिर कंसेप्ट के लिए तो वीडियो ही सुनो। आप तो बिल्कुल ये बोल रहे हो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड का टॉपिक ही समझा दो। हाँ, शायद टॉपिक की बात कर रहे हो कि ये कैसे आया। तो टॉपिक तो अभी क्या है कि यहाँ पे टॉपिक समझाने बैठूंगा तो फिर तो डाउट कैसे लूंगा। आप टॉपिक के अगर डिस्कशन की बात कर रहे हो कि क्यों करते हैं ऐसा, कि कन्वर्जन प्रीमियम, वो बोल रहे हो क्या आप। सर मैं देख लूंगा रिवीजन वीडियो में हो। हाँ वो आप वहां से देखो, कोई डाउट है वो पूछो। देखो डाउट्स में और कंसेप्ट में फर्क होता है, ये चीज भी बहुत बच्चों की क्वेरी होती है। चलो वो भी यहाँ से क्लेरिफाई कर देता हूँ। कुछ बच्चे आते हैं और मैसेज में भी यही करते हैं कि सर ये टॉपिक यहाँ पे एक बार आप समझा दो कि ये टॉपिक क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। तो आप समझो कि वो डाउट नहीं होता है ना, वो कंसेप्ट की बात है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि कंसेप्ट के लिए आप जाके मेरी क्लास ही देखो या वो करो। आप में तो हो सकता है कोई मेरे अदर सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, है ना, जिसने क्लास नहीं लिया, तो उसके लिए मैं रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ, तो कंसेप्ट वहां से रिवाइज करो आप। कंसेप्ट में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है कंसेप्ट समझने में, समझ नहीं आया, तो वो वहां से देखो आप। डाउट का मतलब होता है कि कंसेप्ट सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद आपको अब ये आ रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा क्यों किया, जबकि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था। या फिर सर ये क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो गए, बस इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में हम अटक रहे हैं, है ना, या फिर ये वाले क्वेश्चन में हम इस वजह से अटक रहे हैं, ये होता है डाउट। तो दोनों चीजों को मिक्स मत करिए आप, क्योंकि कंसेप्ट का अगर डिस्कशन करने बैठेंगे अपन कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे या फिर मैं मैसेज में, तो फिर जो मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई पर्पज नहीं रहेगा जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। क्योंकि एक एक कंसेप्ट ही आधा आधा एक एक घंटे का होता है, क्लास में भी अपन को इतना टाइम जाता है। तो फिर ना डाउट सॉल्व हो पाएंगे चैट में और ना ही यहाँ पे हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी समझ के रखिएगा। आप कोई डाउट्स है तो वो आप बताइए कि ये डाउट है, ये हमने पढ़ा, उसके बाद ये डाउट आ रहा है। जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड में अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा, तो आपको भी अगर उसमें सुनने के बाद कोई डाउट आ रहा है कि सर ये वाली चीज आपने बोली थी और इसमें अब हमको डाउट आ रहा है, तो वो होता है डाउट, तो वो आप पूछ लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो आपका सिनेरियो। तो कोई और डाउट नहीं है इस चैप्टर में सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, या फिर कोई और चैप्टर में कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा हो आपके, आप लोगों को। सर एफआर में एक डाउट है, उसका अभी पूछो या बाद में पूछो। हाँ हाँ, नहीं पूछते जाओ आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको जहां पे भी जो भी डाउट है, एफआर एएफएम दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एफआर के कुछ जनरल डाउट्स होते हैं एक तो मैंने पहले एएफएम के जनरल डाउट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ये मैंने कभी अभी तक डिस्कस नहीं करे थे ऐसे कोई सेशन में। एफआर के कुछ जनरल डाउट्स है, उसकी तो एक मैंने पीडीएफ बना के शेयर करवा दी थी आप लोगों को ग्रुप में, काफी टाइम पहले भी और दोबारा भी शेयर कर दी थी, तो इसलिए उसके मैंने डिस्कस नहीं करे। आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक डाउट्स आ रहे हैं तो बताइए। सर एफआर में सीएफएस में हम्म, एक क्वेश्चन है विनायक और ईश्वर लिमिटेड वाला। हाँ वो उसमें, एडिशनल के अंदर जो है। हाँ जी, उसमें जो हाँ हाँ। डीटीएल का रिवर्सल किया उन्होंने, वो किस हम्म। बेसिस पे करा है हर साल। मतलब डेट ऑन एक्विजिशन वाला डीटीएल बनाना तो आ गया,
आ गया एक कैरिंग सेकंड, मैं वैल्यू और क्वेश्चन टैक्स एक बार क्वेश्चन करके। ओपन कर लेते हैं अपन। हाँ, इसमें इस क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं डिटेल वाले पॉइंट पर। जी सर, इसमें जो डेट ऑफ एक्विजिशन वाला डीटीएल है 54 लाख, वो तो समझ आ गया टैक्स बेस और कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करके। जो डेट ऑफ हम्म कंसोलिडेशन पे इन लोगों ने डीटीएल बनाया है 42 करा है उसका, वो किस हम्म, बेसिस पे निकाला है हमने? ये आप 42,000 की बात कर रहे हो? जी सर, ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये 365 तो शायद इन्होंने एग्जिस्टिंग लिया होगा मेरे हिसाब से, जो इनकी एग्जिस्टिंग हाँ बुक्स में वो आ तो रहा है। एग्जिस्टिंग। जी और ये जी। कंसोलिडेशन का नहीं होगा, ये वो वाला होगा जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे अपन क्रिएट करते हैं, वो वाला है। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला डिटेल है ये। हाँ सर, एक तो मतलब जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे इन्होंने 54 का बनाया डीटीएल, ठीक है, एक बार देख लेते वो हैं अपन तो नहीं इन्होंने क्या करा। वर्किंग करी है। वर्किंग नोट 1 बोल रहे हैं ये। अब डेट ऑफ एक्विजिशन पे इन्होंने बोला 270 का हमने ये बनाया, यहाँ से 20%। हाँ ये तो सर हो गया, आपके वाले स्टेप्स लगा के ये तो निकल आया था कैरिंग वैल्यू और हम्म, टैक्स बेस को कंपेयर करके। ये 42 वाला समझ नहीं आया, ये कैसे बना है? ये 2,10,000 पे इन्होंने 20% बनाया। हाँ यही वाला सर। अच्छा, ठीक है। अब देखो इनके स्टेप्स क्या है ना, इन्होंने ये स्टेप्स उल्टे सीधे करते हैं, तो डायरेक्टली देखने में तो ये पता ही नहीं चलेगा 2,10,000 का फिगर कहाँ से उठाया है। अब ये तो क्या पूरी कैलकुलेशन वाली बात। आपने वो देखा था कि वीडियो वाला सॉल्यूशन लास्ट मैराथन से? ये आपने लास्ट मैराथन में लिया था ये वाला? हाँ, मैंने लिया था। रुको एक सेकंड, रुको मैं हाथ के हाथ मैं ही खोल लेता हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें तो देख के मेरे को खुद को ही पता नहीं चलेगा फिगर कहाँ से उठाया। या तो पूरा सॉल्यूशन अपने को सोल्यूशन में करना बहुत पड़ेगा। अजीब एक बार सा मैं है। क्वेश्चन खोल लेता हूँ, आपको हाथ के हाथ कम्युनिकेट कर ही देता हूँ जो जी सॉल्यूशन जी। मैंने किया था। एक सेकंड रुको। इतनी किसी और की कोई क्वेरी है वो पूछते रहो, आप टाइम वेस्ट नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक बार सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ इसका जो मैंने किया था। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मुझे एफआर में एक डाउट, जब हम इंडियस 23 में जब हम क्वालिफाइंग एसेट मतलब देखते हैं, तो उसमें मोस्टली हम्म आपने जो एग्जाम दिए थे वो टैंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का था। और उस लेकिन वहीं हमारे नोट्स में ना सर इन्वेंट्री भी लिखा हुआ है। तो पूछना था कि इन्वेंट्री किस तरीके से मतलब क्वालिफाइंग एसेट होगी कि उतना सब्सटैंशियल टाइम इन्वेंट्री में कैसे लग सकता है? देखिए, लग सकता है इन्वेंट्री में सब्सटेंशियल टाइम। हमारे बिजनेस पे डिपेंड करता है ना। इन्वेंट्री जरूरी नहीं है कि छोटा मोटा हम बिस्किट चाय कॉफी ये बना रहे हैं। हमारी इन्वेंट्री बड़ी बड़ी भी हो सकती है। हम बिल्डिंग बनाने का काम ही करते हैं सपोज, है ना, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है हम। तो वो तो ओके सर। हमारी, मान लीजिए हम बिल्डिंग बना के बेचते हैं, तो उसमें तो बनने में टाइम लगता है ना। तो हाँ वो जी, हाँ बिजनेस जी। के नेचर पे डिपेंड करता है। उसमें एडिशनल चीजें और भी होती हैं, उसमें आपको देखना होता है कि वो रूटीन नेचर में जो आप काम करते हैं उसमें कंटिन्यूअसली आपको जो है लार्ज स्केल पे आप काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में काम हो रहा है या कम वॉल्यूम में काम हो रहा है ना। तो ये सब सिनेरियो भी होते हैं, बट वो प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियो होते हैं, उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना। बट मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया कब इन्वेंट्री में हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके। और कोई क्वेरी बताइए। सर इंडेक्स 116 पे जो ट्रांजिशन प्रोविजन वाला क्वेश्चन है वो करना है क्या? 116 में ट्रांजिशन
प्रोविजन नहीं करना है, ट्रांजिशन प्रोविजन कहीं पे भी नहीं करना होता, बस एक इंडेक्स 101 है उसको फिर भी अपन देखते हैं, ट्रांजिशन की कोई वैल्यू नहीं होती और इंडेक्स 116 का जो ट्रांजिशन था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, वो एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कभी नहीं करना आप लोगों को, वो स्किप कर देना कंप्लीटली, इसलिए मैंने वो कहीं कवर भी नहीं करके दिया आप लोगों को, वो इरेलीवेंट क्वेश्चंस के अंदर उसका क्वेश्चन मॉड्यूल में अभी तक आईसीए डाल रहा है तो मैंने वहां डाल के रखा हुआ है, बट वो कोई रेलिवेंसी नहीं है आपके लिए एग्जाम की। सर ये ओके आप एबीसी एनालिसिस कब तक आ जाएगा? देखिए एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जिनको भी पूछना है उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन देता हूँ, आप लोगों को रेफर करना है तो प्रीवियस वाला तब तक रेफर कर सकते हैं, आने में टाइम लगेगा, वो मार्च एंड तक ही आएगा, जो हर वक्त हर अटेम्प्ट में हम 1 महीना पहले देते हैं, वो फिक्स है उसका टाइम, उसका पर्पज होता ही लास्ट मंथ और लास्ट डेट दिन में सिक्वेंस के लिए होता है। अगर अभी से आप एबीसी एनालिसिस के चक्कर में पड़े हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में पड़े हो तो फिर वही बात है कि वो जुगाड़ वाली चीज हो जाती है ना, अभी अगर मैं एबीसी एनालिसिस दे दूंगा ना तो फिर क्या होगा कि लोगों को फिर ये हो जाएगा कि चलो एबीसी एनालिसिस आ गया, ए कैटेगरी चैप्टर पढ़ लेते हैं, बी पढ़ लेते हैं, सी छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वो उस पर्पज से होता ही नहीं है, उसका पर्पज बहुत डिफरेंट है, ये हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बोला है और हर अटेम्प्ट का जब वो वीडियो आता है एबीसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का उसमें भी हम बोलते हैं कि उसका पर्पज है लास्ट डेट दिन में आपने अगर खुद की कोई क्वेश्चन की मार्किंग नहीं कर रखी है तो वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन देख लो, और डेट दिन में टाइम कम है तो सिक्वेंस हम वो रखें जिसमें हमारा मेजोरिटी कवरेज पहले हो जाए, ऐसा नहीं हो कि बड़ा चैप्टर डेट दिन में रिवाइज करने से छूट जाए, बस ये पर्पज है उसका। सर ये जो आपने एमसीक्यू बुकलेट की पीडीएफ डाली थी आईसीआई की, उसकी कोई डिस्कशन वीडियो आएगी क्या? एमसीक्यू बुकलेट में जो क्वेश्चन है ना अगर आप देखेंगे वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो अपने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, 99% या 95% क्वेश्चन वही मिलेंगे जो क्वेश्चन बैंक के हैं, तो उनका तो कोई डिस्कशन करने का सेंस ही नहीं बनता, ऑलरेडी वो क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करे हुए हैं और आपको तो बस आंसर में वहां टिक लगाना है, तो पहली चीज तो वो तो पॉइंट ही नहीं बचा, अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताओ वो डिस्कस करने चाहिए क्या वापस, एक चीज तो आप ये बताइए मुझे। सर मुझे एएफएम में डाउट था, नहीं डेरिवेटिव जिनका एनालिसिस एमसीक्यू का एंड एक सेकंड रुकिए, जिनका एमसीक्यू का है मैं उनसे ही एक बार बोल रहा हूँ, उनका नहीं सर, क्वेरी का फिर रिप्लाई। कोई हाँ स्पेसिफिक डाउट होगा तो वो आपसे पूछ हाँ लेंगे। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट बुक के हैं तो वो ऑलरेडी अपने डिटेल में सॉल्यूशन करा हुआ है, मान लीजिए अब उसमें जी से सर। पूछता है बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, गुडविल नेट एसेट्स एनसीआई ये निकालना है ना, सब पूरा क्वेश्चन करते हैं अपन, अब एमसीक्यू में गुडविल एक में पूछ लिया, एक में नेट एसेट्स, एक में एनसीआई, अपन ने तो पूरा क्वेश्चन करा हुआ है, वहाँ एक एक पॉइंट में पूछा तो आप टिक लगा देंगे, वो क्वेश्चन तो वहीं खत्म जी हो गया, उसका तो और कोई डिस्कशन करने का सेंस ही नहीं बना, मतलब उसमें तो मैं क्या ही डिस्कशन और करूंगा। वो सर उसके अंदर जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है जो हाँ उसमें कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, उसमें बिल्कुल आसान है, और इसके अलावा जो न्यू क्वेश्चन है कुछ जैसे मैंने बोला 95% तो कॉपी पेस्ट ही है, 4-5% क्वेश्चन यानी एक दो केस सिनेरियो नए होंगे, तो जो एक दो केस सिनेरियो नए हैं ना वो मैंने वो केस सिनेरियो है आरटीपी या एमटीपी वाले कुछ, और वो एएफएम में कुछ थे या एफआर में कुछ थे, तो वो मैंने पिछली बार जो सेशन लिया था एग्जाम वाला उसमें कवर करवा दिए थे वो केस सिनेरियोज भी, बट फिर भी रहेगा कि उनको अलग से कभी बताना है तो मैं अलग से भी बता दूंगा, कोई डाउट्स हो तो उसमें आप पूछ लो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर एफआर में इंडेक्स 115 में डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 में। हाँ सर इसमें केस ए जो है ये समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार प्लीज ओपन कर सकते हो क्या? इंडेक्स 115 में क्वेश्चन 20 किस चीज का कौन सा क्वेश्चन है, लाइसेंस वाला है क्या? वीटी लिमिटेड वाला है। एक वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला, हाँ हाँ तो उसमें 14% की रेट दे रखी है पर एनम वाली, हाँ हाँ सर वही है वही। देखो वो क्वेश्चन भी जनरल डाउट आता है, तो उस क्वेश्चन में क्या है 14% की रेट आपको लेनी है, वहां तक डाउट है या नहीं है ये बताओ। सर वहीं तक है। नहीं मतलब 14% की रेट तो आपकी फाइनल हो गई, वो डाउट है हाँ या कैलकुलेशन वाला डाउट है? तो कैलकुलेशन वाला डाउट है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ 14% की रेट लेनी है, वो तो माइंड में क्लियर है ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल रेट हाँ हाँ 14% जो भी उसने बता रखी है वो अपन ने ले ली 14% की रेट जो हाँ अपनी रेट बता रखी है, तो 14% की रेट से अपने को पीवी करना है, सिंपल सी बात इतनी सी है। अब आप समझिए 14% जो रेट है वो तो है पर एनम की रेट, कैश फ्लो जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं मंथली, आपको पीवी का कंसेप्ट एक बार बेसिक से वापस अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, पीवी का कंसेप्ट बोलता है जैसे कैश फ्लो वैसे डिस्काउंटिंग रेट, कैश फ्लो मंथली है तो डिस्काउंटिंग रेट भी मंथली होनी चाहिए आपकी, तो डिस्काउंटिंग रेट को आप मंथली में कन्वर्ट करो, 14% डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो मंथली डिस्काउंटिंग रेट मिल जाएगी। हाँ
मंथली डिस्काउंटिंग रेट अब आपकी आ गई। मंथली डिस्काउंटिंग रेट से कैश फ्लो हर साल 2 लाख हर महीने 2 लाख रुपए कुछ के हैं शायद, जहां तक मुझे ध्यान है 212,750 कुछ ऐसा कुछ फिगर है। तो इतने कैश फ्लो उसमें मंथली हो रहे हैं। तो इस हाँ। अमाउंट का मंथली कैश फ्लो हो रहा है 5 साल तक, शायद 60 मंथ का कुछ पीरियड है ना, 5 साल तक हो रहे हैं ना। 60 मंथ का 2,12,470 हाँ मतलब का कैश फ्लो। बिल्कुल वही। तो 60 मंथ मतलब 5 साल में 60 महीने आएंगे। 60 महीने में आपको हर महीने 2 लाख रुपए कुछ का कैश फ्लो मिलने वाला है। तो आपका जो कैश फ्लो है, एक तो वो इवन सेम कैश फ्लो है। जब सेम कैश फ्लो होता है तो हम पीवीएफ लगा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको मालूम है। तो हाँ कैश फ्लो रखा, मल्टीप्लाई में आपको 60 मंथ का पीवीएफ चाहिए। आपकी जो डिस्काउंटिंग रेट है वो पर मंथ आप कर चुके होंगे, वो पॉइंट आपका जो भी आया होगा 833% कुछ आया होगा वो, हाँ। है ना। तो उस रेट को आप 60 मंथ्स का पीवीएफ कर लो। 60 मंथ्स का पीवीएफ कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड बाय जो अपन करते हैं 1 प्लस पॉइंट में जो भी आपकी हाँ समझिए, पता है। डिस्काउंटिंग रेट डेसिमल्स में होगी उसको 60 टाइम्स कैलकुलेटर पे इक्वल टू दबाओ, ग्रैंड टोटल करो, मिल जाएगा पीवीएफ। वो पीवीएफ क्वेश्चन में गिवन है आपको वो मेहनत करनी नहीं होती, एग्जाम में गिवन होता है जब इतना बड़ा अमाउंट होता है तो वो पीवीएफ क्वेश्चन में गिवन है। मंथली कैश फ्लो गिवन है। मतलब आपको पीवी करने में अब कहाँ डाउट आ रहा है बताओ? इस क्वेश्चन में डाउट आता है कि इसमें डाउट वाला पॉइंट ही कहाँ है? मतलब पीवी ही तो डाउट करना है। बस वही तो, वो जो आपने मंथली में बताया ना, हाँ वो तो क्लिक वो नहीं कर बेसिक रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ, पीवी को बाकी तो समझो आप नॉर्मल पूरा है। स्लेब। मतलब एफआर में पीवी है, लेकिन एफआर में पीवी चलो थोड़ा यूनिक हो गया। अभी तो इंडेक्स के एफआर में तो पूरा ही पीवी है, फिर भी एएफएम तो पूरा ही पीवी पे सब्जेक्ट है। पीवी को स्ट्रॉन्ग कर लो, कभी भी आपके ये डाउट सारे ही खत्म हो जाएंगे। एएफएम को तो मेजरली पीवी पे ही खत्म हो जाता है। और पूरे एएफएम की क्लासेस में मैंने पीवी को ही स्ट्रॉन्ग करवा के दिया है। लास्ट में जब मैं लास्ट टाइम जब पीवी पढ़ाता हूँ ना आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग में, तो आपको ध्यान हो, अगर आपने पूरी क्लास कंप्लीट करी हो तो उसमें मैं बोलता भी अब मैं आपको फाइनली पूरे सिलेबस में पीवी का क्रक्स देने वाला हूँ कि पीवी अल्टीमेटली चीज क्या है। वहां पे मैं आपको वापस रिपीट मोड पे एक बार क्रक्स देता हूँ पीवी का। तो पीवी को एक बार समझ लो। आपके क्या ये बेसिक गलतियां नहीं होंगी, आप सारी चीजें सही कर देते हो, बट सिर्फ पीवी की वजह से हम बहुत सारी गलतियां करके आते हैं एग्जाम में, वो फालतू के मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये डेरिवेटिव एनालिसिस मिस्टर दयाल का क्वेश्चन। हाँ इसमें वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेशन। ये जो क्वेश्चन है, देखिए बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है ये अपना, है ना, यस मिस्टर दयाल वाला। इस क्वेश्चन में क्या चीज है कि बाइनोमियल मॉडल अपन अप्लाई करेंगे। और इसमें आपको डाउट कौन से वाले पार्ट में? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट? सेकेंड पार्ट में सर वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे। अब उसमें देखो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। बाइनोमियल मॉडल में कभी भी हम क्वेश्चन की गिवन प्रोबेबिलिटी नहीं लेते हैं, नोट्स में लिखा है अपन अपनी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मैच हो जाएगा। 0.65 कुछ प्रीमियम है शायद इस क्वेश्चन में, वो आ जाएगा आपका सर 0.65 मुझे है। ये डाउट इसे ऊपर वाला में लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन कैलकुलेट किया है सर। अभी नीचे में ये लॉस नहीं कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट नहीं किया? If price share comes out to be 480, उसमें लॉस नहीं कैलकुलेट किया सर। लास्ट नहीं कैलकुलेट किया, क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? मेरे को क्लियर नहीं हो रहा आपका डाउट बिल्कुल भी। सर एक क्वेश्चन में इफ प्राइस शेयर कम आउट टू बी 780। आप पहली बात इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ यस सर। इस क्वेश्चन में आपकी दो प्राइस हो रही है, एक 630 या 730 क्या दे रखी है वो प्राइस, और एक 480। 780 एक 480। हाँ इसमें 480 शेयर कम्स टू 480। इसमें लॉस नहीं इन इफ शॉर्ट पोजीशन लॉस नहीं मिल जाए। एक सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन ही खोल देता हूँ आपके लिए। सेवन एट्टी 480 दो प्राइस हो रही है। अब आप क्या बोल रहे हो इसमें लास्ट में क्या नहीं हो रहा? लास्ट में क्या चीज की बात कर रहे हो आप? सर सेकेंड पॉइंट में सर हाँ वैल्यू ऑफ ऑप्शन में इसमें हाँ प्राइस शेयर कम्स आउट टू बी 780। हाँ
इधर we लॉस कैलकुलेट किया ना सर, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन 780 माइनस 630। तो वो आपका जब 630 में आप खरीद सकते हो तो 630 में खरीदोगे ना आप, 150 का आपको गेन हो रहा है वहां पे, आप कॉल ऑप्शन है। Okay, sir. If share comes out to be 480, then value of purchase share will be 480 into 0.5. इसमें लॉस नहीं कैलकुलेट किया सर मुझे अभी। आप क्या लास्ट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे देखो ये पे ऑफ निकालेंगे अपन, तो जब 780 सर प्राइस वो होगी तो लास्ट नहीं 150 लॉस बोल रहा है, लॉस। लॉस अरे लॉस लॉस बोल। देखो लॉस क्यों होगा, आप समझो। आप पहली बात ऑप्शन का कंसेप्ट को फील करो। ऑप्शन का कंसेप्ट क्या होता है? आपका ऑप्शन है, और ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास राइट है, आप चाहें तो बाय करें। कॉल ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉल ऑप्शन में आपके पास राइट टू बाय, राइट टू बाय मतलब आप चाहें तो 630 में इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो जब मार्केट में प्राइस 780 होगी तो आप खरीदने जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपके पास राइट है 630 में खरीदने का। 150 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, 780 वाली चीज 630 में मिल रही है। लेकिन इन सेकंड सिनेरियो जब मार्केट में प्राइस 480 हो गई, तो आप बताइए मार्केट में कोई चीज 480 की है, क्या आप उसे 630 में खरीदना चाहोगे? नहीं है सर। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑप्शन है। तो वो चीज आप 630 में क्यों खरीदना चाहोगे आप? तो आपको लॉस नहीं होगा ऑप्शन में कभी भी। जब आपको मैंने ऑप्शन में बताया था कि जो बायर होता है ना, उस बायर के पास प्रॉफिट जो है वो आपका कितना भी आप कमा सकते हो उसके अंदर, लेकिन कभी भी आप नेगेटिव में नहीं जाओगे। प्रीमियम जो आपने पे किया बस केवल एक वो लॉस जरूर हो सकता है आपको, उससे ज्यादा कभी लॉस नहीं हो सकता। यहाँ पे लॉस तब होगा जब मेरे को ऑप्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही ऑप्शन करने कॉन्टेक्ट करके आ गया, मुझे पता ही नहीं था यहाँ मेरे पास राइट होता है। 480 प्राइस हुई तो भी मैं 630 में खरीद के ले आया। मतलब वो इंसान जिसको ऑप्शन की कोई नॉलेज नहीं है वो लॉस करवाएगा, जिसको ऑप्शन की बेसिक नॉलेज भी है वो क्यों लॉस करेगा? समझ गए आप? ठीक है सर, समझ गए। हाँ, ओके। सर नेक्स्ट। हाँ सर इंडिया 109 के अंदर डाउट है। हाँ सर जो हमारा ये अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल गारंटी होता है सर, इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उसको हम सर हाँ प्रेजेंट वैल्यू नहीं करना चाहिए सर उसको, क्योंकि अगर वो बाद में हमें एक्सपेक्टेड है कि बाद में लॉस देखो, होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या है। एक्सपेक्टेड लॉस आपको क्या लगता है कि वो फ्यूचर का एक्सपेक्टेड लॉस है? वो एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आपको देके रखता है, आपको बता देता है इतना परसेंट एक्सपेक्टेड लॉस है। जब भी आप एक्सपेक्टेशंस किसी चीज की कैलकुलेट करते हो ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी आपको एक्सपेक्टेड लॉस ऐसे ही 10% 20% मिल जाएगा, क्वेश्चन में तो मिल जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम होता है वैल्यूअर का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये काम करता है। वो एस्टिमेशन लगाता है कि कितना लॉस हो सकता है, और उसको फिर वो पीवी कर करा के एक अमाउंट पता कर लेता है कि यार आज की तारीख में देखा जाए तो इतना लॉस हो सकता है आज की तारीख में, और उसी को परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन और प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट चीजें हैं, तो उसको आप दिमाग में मत लेके आओ। तो डायरेक्टली आपको बता दिया एक्सपेक्टेड, यानी वो एक्सपेक्टेड लॉस आपका पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही है। सब कुछ उसमें पीवी वगैरह सब उन्होंने दिमाग में ले लिया, सब कुछ कर लिया। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेक्टेड लॉस 5% है बस बात खत्म, 10% है बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी कैलकुलेशन होगी, अमाउंट निकलेगा। मतलब जो रेट है सर वो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करके आया है, जो हाँ मतलब 2% का हाँ मतलब डिफॉल्ट रेट। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड लॉस कैसे आएगा, सब कुछ कंसीडर करोगे आप। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आपको बताएगा क्या 10% है 5% है? मैं तो सिर्फ इतना था आपसे बोल रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल लाइफ का पॉइंट है आपके दिमाग में जो आ रहा है। वहां तो आपको आप अपना एस्टिमेशन लगाओगे कि यार ये बंदा इस दिन इतने का नुकसान, इस वाले इंस्टॉलमेंट में ये नहीं पे करेगा, उस वाले इंस्टॉलमेंट में हो सकता है ये नहीं पे करेगा। उस सबको आप फिर पीवी करोगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में इंटरेस्ट रेट वगैरह मिल रही है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ दिमाग लगाएगा, रजिस्टर्ड वैल्यू है, बहुत सारे सिनेरियोस कंसीडर करेगा, फिर जाके उसको एक अमाउंट मिलेगा कि ये एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है और उसको बुक कर देगा। ठीक है सर, एक और बिजनेस डाउट था वैल्यूएशन एम्बेडेड में डेरिवेटिव में। हाँ सर इसके अंदर सर हम जब वो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमें फॉरेक्स के रेट दिए होते हैं, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट। तो सर उसमें जब हम सेल बुक करते हैं तो वो हम सर हमारे पास अगर स्पॉट रेट है तो हम स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं कर रहे, हम फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके करते हैं 55 के रेट से, जबकि हमारे पास 60 का स्पॉट रेट होता है उसमें। आप एम्बेडेड डेरिवेटिव की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी सर। तो उसमें आप सेल की बात कर रहे हो, सेल को क्यों उससे रिकॉर्ड नहीं करते? हाँ सेल को सर हमने 55 के रेट से फॉरवर्ड रेट रिकॉर्ड से क्यों किया बुक किया? है। देखिए
एम्बेडेड डेरिवेटिव अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, आप उसको नॉर्मल डेरिवेटिव से एक तो मिक्स मत करो, पहली चीज। तो दूसरा, एम्बेडेड डेरिवेटिव में हम कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए करते हैं ताकि हम एक्सचेंज रेट का बेनिफिट ले सकें। दोनों में से कोई भी कंट्री की वो जो फॉरेन करेंसी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किसी की भी करेंसी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है ताकि एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आएगा उसका बेनिफिट लिया जा सके प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया ही इस पर्पज से गया है, तो उस केस में जब आज के दिन जो रेट डिसाइड करी जाती है ना, प्राइस फॉरेन करेंसी में जो प्राइस डिसाइड करी गई, भाई मैंने बोला कि मैं आपसे $500 कलेक्ट करूंगा 6 महीने बाद। अब $500 ना मैं डॉलर जानता ना सामने वाला जानता, आप बैठे हो मैं बैठा हूँ, आप मैं अपना प्रोडक्ट मान लीजिए मैं अपनी क्लास 10,000 रुपए में बेच रहा हूँ, तो क्या मैं उसको जो 10,000 रुपए में आज बेच रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो वो मेरी रुपीज प्राइस में जानता हूँ। मैं डॉलर में कभी प्राइस में डीलिंग ही नहीं करता, तो डॉलर की प्राइस मैंने कैसे ली होगी? मैंने डॉलर की प्राइस इस तरीके से सोची होगी कि यार 6 महीने बाद मार्केट में ये प्राइस हो सकती है डॉलर की, क्योंकि 6 महीने बाद पैसा मिलेगा मुझे, तो अल्टीमेटली 10,000 रुपए चाहिए ना आपसे मेरी क्लास के। चाहिए आप मुझे कैसे कभी भी दो, मेरे को तो 10,000 रुपए चाहिए। सपोज मेरी प्राइस मेरे को मालूम है कि भाई मैं नेक्स्ट 1 ईयर में इससे ज्यादा नहीं करने वाला, तो 10,000 रुपए मुझे आपसे चाहिए। तो अब मेरे को 10,000 रुपए रुपीज के टर्म्स में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डॉलर की ये रेट पता करूंगा कि 6 महीने बाद मार्केट में क्या हो सकती है। उस रेट पे अपन एक बार कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में कर लेंगे। डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पज क्या था, ताकि जो मार्केट में डॉलर की रेट में चेंजेस आएंगे उसका एडिशनल बेनिफिट और मैं ले लूं। लेकिन मुझे 10,000 तो चाहिए ही ना मेरे, समझ में आई? समझ गया सर, पॉइंट समझ गया आपका। हाँ, तो ये पॉइंट है कि आप आज ही फॉरवर्ड रेट डॉलर की देख लेते हो सेल के लिए, कि सेल का अमाउंट क्या होना चाहिए, उसके लिए आज ही डॉलर की फॉरवर्ड रेट देख रहे हो, तो सेल फिर उसी फॉरवर्ड रेट पे बुक होनी चाहिए ना। सेल उस समझ दिन गया की सर, स्पॉट रेट से क्या मतलब है, ये है पॉइंट, ठीक है। ठीक है सर। सर बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर में हाँ, इंक्रीमेंटल वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है एबीसी कंपनी का, वो एक बार आप खोल के बता सकते हैं क्या? क्या डाउट है उसमें वो बताओ। सर उसमें डाउट है वो फिक्स्ड एसेट वाला कि वो लोग देखो वहां आप पे उसमें एडिशनल। हाँ आपका उसमें डाउट आ रहा होगा कि फिक्स असेट का जो अमाउंट आ रहा है उतना ही तो है, वो दो दो बार हो रहा है, वो हाँ इम्पैक्ट की सर। बात करोगे। देखो वो हाँ भी एक जनरल डाउट आता है, दो दो बार हो रहा है, तो आपने है ना, या तो क्लास नहीं सुनी है, और या फिर क्लास वाला सॉल्यूशन आपने नोट नहीं किया है, क्लास देखी है तो इसमें तो कौन सा केस है पहले वो बताओ आप मुझे। सर नोट नहीं किए थे। हाँ, सॉल्यूशन तो वो गलती मत करो। आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है अभी बैठा है यहाँ पे, पहले मैं आपका डाउट भी लूंगा, पर मैं एक बार ये बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी क्लास देख रहा है कंटिन्यूटी में, तो क्लास के सॉल्यूशन जरूर से नोट कर लो, इतनी तो मेहनत कर लो, बाकी सारी मेहनत मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों को। और वो मेहनत इसलिए करने के बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वो सोल्यूशन रिवीजन में आपके वही काम में आएंगे, बुक के सोल्यूशन से कभी रिवीजन नहीं होगा। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस क्लास में होगी, क्लास का पर्पज ही होता है प्रैक्टिस करवाना, वरना वो सोल्यूशन मैं भी शेयर कर देता आपको कि चलो मैंने लिख दिए, वो भी मेहनत आपसे नहीं करवाता। फिर तो एक दिन ऐसा आता कि आप बोलते सर हमारे बदले है ना फेस मास्क लगा के एग्जाम में जाके बैठ जाओ, हमारा पेपर भी लिख के आ जाओ, है ना, तो वो दिन भी आने में फिर टाइम नहीं लगेगा। इतनी मेहनत तो हम कर सकते हैं और ये करनी भी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बैठ सकते एग्जाम में, आप समझो। क्लास का मेन रोल ही वो होता है कि आप, वरना क्लास और रिवीजन में फर्क क्या है, क्लास में ये है कि एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, वरना फर्स्ट रिवीजन में भी हम क्लास के साथ करते हैं कुछ स्टूडेंट्स वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए जिनकी प्रैक्टिस खुद से नहीं हो रखी। तो जरूर से नोट करना, नोटबुक बनाना। अब आपका जो ओके डाउट है सर। वो ये है कि फिक्स असेट का जो लेजर अकाउंट है ना, वो बनाओ, हाँ फिक्स असेट का लेजर अकाउंट। लेजर हाँ। अकाउंट बनाओगे तो उसमें पता चलेगा डेप्रिसिएशन भी जाता है फिक्स असेट अकाउंट में, तो जब उसका हम्म, क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, तो वो बैलेंस आएगा, और जब फिक्स असेट का ओपनिंग बैलेंस होगा, जब आप डिफरेंस लोगे ना, तो वो वही डिफरेंस आएगा जो बुक में लिया होगा। आप लेजर अकाउंट बना के करिए, फिक्स असेट का लेजर अकाउंट बना लीजिए अब आप, अच्छा। ओके सर। है ना। देखो मैं आपको चाहिए एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। हाँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने? 15 एबीसी कंपनी। देखो ये फिक्स असेट लेजर अकाउंट में बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, 8,000 का बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 8,000 का बैलेंस। क्लोजिंग हाँ बैलेंस आपका 9600 आया है। अब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन भी तो लगा है, ये डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया, तो अब आपका कैपेक्स देख लो, बैलेंसिंग फिगर आपको मिल गया 2400 रुपए, ठीक है, ओके। इसलिए आपको डाउट आ रहा था, ऐसे मिल ठीक है जाएगा सर, आंसर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सर सर डाउट। एक DS 1 इंडेक्स 12 में एक डाउट है किसमें डाउट है? सर, इंडेक्स 12 में सर। इंडेक्स 12 में, हाँ बताओ। सर 7B क्वेश्चन में ना होली ओन सब्सिडरी को हमने सेल किया है, तो उसमें डीटीए क्रिएट कर रहे हैं, तो सर होली ओन सब्सिडरी के केस में तो डीटीए डीटीएल क्रिएट ही नहीं करते हैं ना। अब आप समझो वो क्वेश्चन होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, आपने आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ लिया? यस सर। मतलब आपने आगे कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर रहे हो?
तो अब आप समझो, Yes, sir. देखो उसमें 2 पॉइंट होते हैं, उसमें भी डाउट जनरल आता है, आपने पूछ लिया है, बढ़िया है, सबका क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट मैंने लिखा है, उस पे हम डीटीए डिटेल नहीं बनाएंगे बुक्स में। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट किस में आएगा ये बताओ पहले तो। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा कि कंसोलिडेटेड में आएगा? स्टैंड अलोन में आएगा सर। स्टैंड अलोन में आएगा। तो एसएफएस में जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट है, इस पे डीटीए डिटेल नहीं बनाना। मैंने कभी ये नहीं बोला कि सब्सिडरी पे डीटीए डिटेल नहीं बनाना, मैंने बोला इस अकाउंट पे डीटीए डिटेल नहीं बनेगा जो एसएफएस में आता है। जब आप सीएफएस बना रहे हो तो वहां पे आप सामने वाले के सेट टेक ओवर करते हो, वहां डीटीए डिटेल क्रिएट होगा। उसके लिए भी स्पेसिफिक टॉपिक इंडेक्स 12 में लिखा है मैंने, नोट्स खोलते हैं अभी अपन इंडेक्स 12 के, और ये डाउट अपने आते हैं ना, वो सारे डाउट सब कुछ कवर्ड है नोट्स के अंदर। मैं बार बार इसलिए नहीं बोलता कि भाई मेरे को अपनी बढ़ाई लेनी है नोट्स की, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप नोट्स पढ़ना चालू करो। एग्जाम में यही गलतियां करके आते हैं जो पहले से कवर्ड है, इसके बिना कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो आ रहा है ना, इस पे आपको डिटेल क्रिएट नहीं करना, यहाँ पे लिखा है क्लियरली। और इसके बाद इसी के अंदर मैंने अगला टॉपिक भी बनाया है, स्पेशल केसेस में जो आप असेट लायबिलिटी बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर करोगे उस पे डिटेल बनाएंगे। तो वहां पे 2 केस क्लियरली मेंशन्ड है, एक एसएफएस का केस है, एक सीएफएस का केस है। तो सीएफएस जब बनेगा तो वहां डिटेल आएगा। हम केवल इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी अकाउंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ना कि पूरी सब्सिडी के ऊपर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर इंडियस 1 सर पोर्टफोलियो है। हेलो हाँ बोलिए। सर, इंडियस 1 में एक क्वेश्चन है 49, वो के डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सर, जिसमें हमें लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं हाँ वो। हाँ 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 सर उसमें क्या है, इन्होंने अभी ये वाला क्वेश्चन ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाला है, और उसमें जो उसका सोल्यूशन उन्होंने दिया है ना, उसमें उन्होंने सारे जितने भी मतलब पार्ट्स थे ना इसके, उसमें इन्होंने सब पे 80% करके आंसर दिया है। लेकिन जो हमने क्लास में नोट्स बनाए ना सर, उसमें हमने ये वाली चीज सिर्फ जो लास्ट में पॉइंट्स रह जाते हैं ना 18 लाख वाले, सिर्फ उस पे हमने 80% किया है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी सर, मतलब सोल्यूशन के लिए। देखिए अब मैं आपको इसका बताता हूँ, जो अपना पहले वाला सोल्यूशन है वो भी इंस्टीट्यूट का ही है, ये भी इंस्टीट्यूट का ही है, तो इनके दोनों सॉल्यूशन वैलिड है। तो आप कोई सा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो आप करो दोनों अल्टरनेट के अंदर रहेंगे इनके दोनों सॉल्यूशंस। सर मेरा ओके भी सर। एक ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन रिलेटेड है, मैं अपनी बात भी हुई थी चैट पे, खुशहाल चेचानी बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बताओ। सर मतलब जैसे वो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप वाले क्वेश्चन है, उसमें अपने अजम्पशन है कि 360 डेज मान के करना अनटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो। अच्छा बट हाँ। सर मेरे को उस पे 0 अवार्ड हुए हैं मार्क्स अब आप 360 डेज। एक बार इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड खोल के देखो, उसमें दोनों सॉल्यूशन है। सजेस्टेड हाँ में बट दोनों है, हाँ 360 सर वो मैंने आपको 365 दोनों मैंने तो पे आपको मार्क्स फोटो है। भेजी, बट हाँ सर क्योंकि मार्क्स देखो अब आप देखो ना क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके रिगार्डिंग भी चलो डिस्कशन कर लेते हैं। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट हमेशा सेम रहेंगे, जो इंस्टीट्यूट की अजम्पशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इंस्टीट्यूट आंसर लेगा ना, जो अपने क्लास में पढ़ा है, उसके अलावा तो दूसरा आंसर वो कभी लेगा भी नहीं, आंसर तो वही रहेगा। एक एक केस ऐसा हो सकता है कि भाई वो बिल्कुल एग्जामिनर आंसर की बनाने वाले ने गलती कर दी, वो एक अलग सिनेरियो है, वरना जो इंस्टीट्यूट वाली चीजें वही मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। सर वो और मैं तो इंस्टीट्यूट, सर समझा, हाँ बट सर अभी हाँ, जैसे और इंस्टीट्यूट ने, नहीं अब मैं वही बताऊँ, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में भी वही लिया है जो अपन ने हाँ आंसर सर अपना हाँ डिस्कस सर किया था, जो अपना था वही आंसर सजेस्टेड में भी है। हाँ और सर वही जो सजेस्टेड में आपके पास आंसर आता है वो मार्किंग पैटर्न में भी वही जाता है। मेरे पास सामने मार्किंग पैटर्न अभी के अभी पड़ा भी है, यहीं पे पड़ा है हाँ, मेरे पास मार्किंग सर पैटर्न। मैं सर उसमें वो तो मेरे को पता ही है सर, मेरे को तो मैं वैसे एक बार इस पॉइंट को एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, इन जनरल कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि मार्किंग पैटर्न मेरे सामने है, उस पर मार्क्स अलॉटेड है, सब कुछ है। लेकिन इंस्टीट्यूट के जो एग्जामिनर्स हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। पहले जब कॉपी चेक होती थी ना, हाथ में कॉपी जाती थी उनके पास, तब फिर भी बहुत सही कॉपी चेक होती थी। अभी जब से ये ऑनलाइन पे इन्होंने कॉपी किया ना कि स्कैन्ड कॉपी सिस्टम पे डालते हैं, तो उसमें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है कॉपी चेकिंग, बिल्कुल बर्बाद। मैं लिटरली ये वर्ड बोल रहा हूँ, बिल्कुल बर्बाद का मतलब बहुत ही वाहियात कॉपी चेकिंग हो गई है इनकी। एग्जामिनर पढ़ ही नहीं रहा है क्या सोल्यूशन है। एग्जामिनर मतलब एग्जामिनर अपने अलग ही नशे के अंदर है, क्योंकि वो सिस्टम पे कॉपी है, कोई चीज समझ में आई ठीक है, क्योंकि वैसे भी बुड्ढे बुड्ढे लोग बैठते हैं, उनको आधी चीजें दिखती है, आधी दिखती नहीं है सिस्टम पे। फिजिकल कॉपी में आप खुद समझ सकते हो ये चीज, कोई भी चीज जब आपके हाथ में कोई कागज होता है ना, आप पढ़ाई करते हो यार, पढ़ाई के कोई भी नोट्स अगर आपके हाथ में पढ़ते हो और एक पीडीएफ में पढ़ते हो, बहुत फर्क होता है ना। तो जब हाथ में होते हैं तो आप उसको कंसंट्रेट कर पाते हो कई चीजों पे, पीडीएफ में कई चीजें छूट जाती हैं, हमसे कंसंट्रेट नहीं होता है। अभी जैसे एक दो बच्चों के डाउट आ रहे थे ना, ये
जो भी क्वेरीज पूछी, मैंने क्या बोला, सारी क्वेरीज नोट्स में कवर्ड है। इनमें से हो सकता है बहुत सारे, इनमें से मैं अगर 10 डाउट आए हैं मेरे पास, इन 10 में से हो सकता है सारे के सारे बच्चे नोट्स पढ़ रहे हो मेरे, बट 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जो नोट्स पीडीएफ फॉर्म में पढ़ रहे होंगे। वो प्रिंट ही नहीं ले रहे, वो मंगवाते भी नहीं है नोट्स, ना प्रिंट लेते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो पीडीएफ में पढ़ते हैं। और पीडीएफ में पॉइंट इसके पूरे होंगे। और ये कंफर्म है आप में से ही, चाहे अभी कंफर्म मैं आप में से पूछ रहा हूँ जिन्होंने डाउट पूछा, आप ही बता देना, क्योंकि पीडीएफ में हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हर चीज पे। भाई आपका स्क्रीन टाइम समझो ना, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, हर बच्चे की अलग अलग हैंड राइटिंग है ना, हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट हैंड राइटिंग है भाई, वो कितना कंसंट्रेशन कर लेगा। तो बहुत छोटे वर्ड भी लिखता है कोई बच्चा, अलग लैंग्वेज में लिखता है, अलग तरीके से लिखता है, नहीं होता कंसंट्रेशन, गलतियां होंगी उसमें। इंस्टीट्यूट बिल्कुल पागल है, वहां भी बिल्कुल पागल लोग बैठे, मैं बोल रहा हूँ एकदम वाहियात। उन लोगों को सिर्फ पॉलिटिक्स करवा लो, टाइम पास करवा लो, इधर उधर की ज्ञानबाजी करवा लो, बकचोदियां करवा लो, उनसे काम कुछ भी नहीं होता है। वहां लोग हाँ जो सर। बैठे हैं एक नंबर के चोर लोग बैठे हैं, और ये है फैक्ट है, वो पर बिल्कुल सर चोर है, एक नंबर के चोर है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको, बिल्कुल बेशरम लोग हैं। कितना बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो चीज में एक्चुअल में वर्किंग करनी चाहिए वो तो होती नहीं है उनसे, कि भाई एक कॉपी को 2 बार 2 लोगों से चेक करा दे, वो तो उनके बस की नहीं है। फालतू का डिजिटलाइजेशन करेंगे, स्कैन कॉपी चेक कराएंगे। स्कैन कॉपी चेक होती है क्या कभी सिस्टम पे? मतलब सर इतने नहीं बड़े होती एग्जाम की सर। कॉपी तो, हाँ, सर तो और मतलब 51 मार्क्स आके ऐसा लगता है सर 2 मैं, क्वेश्चन मेरे हाँ, कंप्लीट। अब आपने जो आंसर लिखा ना, आप एक बार उसकी, जिसकी रैंक 1 है उसकी कॉपी खोलो। देखो मैं रैंक 1 वाले के बारे में कुछ वो नहीं बोल रहा कि यार उस गलत। बंदे की बेचारे की कोई गलती है, कुछ नहीं। उस बंदे ने मेहनत करी है, उसको मार्क्स मिले हैं, पर उसके जैसे और भी बंदों ने मेहनत करी है, और उसके जो सेम आंसर उसने लिखा है वही आंसर। अभी तो मैं, चलो लोगों को लग सकता है कि मैं भी ज्ञानबाजी कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बट मैं मेरी ज्ञानबाजी साइड में रखता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, रैंक 1 वाले ने जो कॉपी में आंसर लिखा वही आंसर दूसरा बच्चा भी लिख रहा है, तो यानी उस आंसर के अगर उसको मार्क्स मिले हैं तो वही मार्किंग पैटर्न दूसरों के लिए भी होगा, तो उसको भी मार्क्स मिलने चाहिए ना, तो बाकियों को क्यों ठीक है मार्क्स नहीं दिए? सर। तो सर सिंपल चलो सा मतलब सर पॉइंट मैं ये ये तो है। मानता हूँ ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप वाला तो चलो मैंने मान भी लिया। सर आईसीआई की चेकर ने मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 10 सही कर रखा है और वेरिएंस 100 गलत कर रखा है। मैं बोल रहा हूँ उनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता। एक तो चेकर के नाम पे वो कलंक है, उनको एबीसीडी नहीं आती, उनको बुक बनानी नहीं आती। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, आज 70-80 साल होने को आ गए उनका। आप एक बार एसएफएम का एएफएम का मॉड्यूल खोल के देख लो, उनके एएफएम के मॉड्यूल में, आप जिस दिन एएफएम का मॉड्यूल खोलोगे ना, आपको पता चल जाएगा ये कोई मॉड्यूल है क्या, आपका भी एएफएम सब्जेक्ट से डर लगने लग जाएगा। और मैं तो अभी पढ़ाना चालू किया है, मैंने क्या किया मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है मैंने, है ना, मेरी तो अभी थोड़ी सर सी सर जिंदगी उखाड़ा चालू तो हुई है बहुत है। सीए की। हाँ नहीं, मैं सिर्फ एक उखाड़ा इंस्टीट्यूट तो के बहुत है। कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ भाई, वो सर कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, 80 साल हो गए, उनसे अभी तक उस सब्जेक्ट के एक चैप्टर के नोट्स नहीं बने। यहाँ एक बार मेरे नोट्स पढ़ के उन्हीं को कॉपी कर ले, इंस्टीट्यूट वाले आ जाएं, लो मैं तो देने को तैयार हूँ, मेरा कॉपीराइट, तुम बच्चों का भला कर सको, इंस्टीट्यूट की बुक में छाप दो तुम मेरे नोट्स पूरे एज इट सर इज, मेरे सर को कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट से भी एक और काम है सर। एक बार आप इधर तो जितने लोग हैं उनको बोल दो मेरे से मेरी स्कैन कॉपीज नहीं मांगे, मैसेज हाँ नहीं करे मेरे को। हाँ, तो वो स्कैन कॉपीज तो देखो मांगनी भी नहीं चाहिए, जो भी बच्चे मांगते रहते हैं कॉपीज वगैरह, आपको समझना चाहिए किसी की मेहनत है वो, बस हम कहीं किसी की मेहनत से कोई पैसा कमाता है, उसी चीज को चोरी करने जैसा है। डिजिटल डिजिटल चोरी हो गई है एक तरीके से, फिजिकल दुकान पे से किसी का प्रोडक्ट उठा के लेके आए, यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट उठा के लेके आ रहे हो, पर ये हमें जैसे चोरी आपके लगती नहीं है क्योंकि डिजिटली सर्कुलेट होता है। तो आपके वो आंसर तो अब, सॉल्यूशंस है ना सर। हाँ, वो वही मैं बोल रहा हूँ कि आंसर सॉल्यूशन हो या कोई भी चीज हो, तो वो थोड़ा आपको मेहनत का रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, चलो फिर भी स्टूडेंट्स तो क्या होते हैं, थोड़े ना समझ वाली कैटेगरी में अपन मान लेते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते या कुछ भी उनकी सिचुएशन होगी। मतलब अब तो जो सीए बन जाते हैं टीचर बन के वही चोरी कर रहे हैं। एक भाई साहब आए थे अभी नए नए, वो भाई साहब ने पहले डीटी के नोट्स कॉपी करे, फिर रोने रोने की एक्टिंग करी उन्होंने, हमारे प्रिंसिपल के पास जाके, प्रिंसिपल हाँ जहाँ से हमने आर्टिकलशिप करी उनसे हमारे अच्छे रिलेशन है, तो वहां जो रोने लग गया मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो हमने नोटिस उसका कैंसिल कराया, है ना। अब भाई साहब एएफएम के पूरे रोहन कॉपी गर्ग। पेस्ट नोट छाप दिए, पूरे कॉपी पेस्ट नोट छाप रखे उस भाई ने, तो उसका पूरा नोटिस तैयार है। और हमारे एडवोकेट ने बोल दिया है कि इसकी एफआईआर अपन पूरी फाइल करेंगे, एफआईआर भी होगी साथ में, तो उसको जेल में ही बंद करवाते हैं हम उसको डायरेक्टली। और या तो वो आके वापस नौटंकी करेगा माफी मांगने की, क्योंकि वही है, लोगों की आदत खराब हो चुकी है, मतलब इतने हरामी लोग हैं ना, इनको ऐसी ऐसी गालियां देने का मन करता है, लेकिन ठीक है, अपन पब्लिकली नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत हरामी लोग हैं ये, मतलब दुनिया इतनी हरामी है, मेहनत खुद से कुछ होती नहीं, कोई दूसरे की मेहनत कर रहा है उसको चोरी भी करेंगे और उसको गालियां भी देंगे,
मतलब हमारी मेहनत चोरी करेंगे और हमको ही अरे सर गालियां देने आते हैं ये लोग। और उनके सपोर्टर भी नहीं ऐसे सर होते हैं, उनके सपोर्टर आके मेरे को मैसेज वो करेंगे, अब आपने ऐसी लैंग्वेज उनके खिलाफ कैसे यूज कर ली, उनके पास जाके मैसेज करेंगे, उनके पता नहीं उनके कौन से सपोर्टर होते हैं। उनके सपोर्टर पता कौन होते हैं? उनके सपोर्टर वो हैं जो पता वो जिंदगी में कभी सीए बन नहीं पाए और कभी बन भी नहीं पाएंगे। वो वाले लोग हैं जो इस चक्कर में रहते हैं कि ये कोई बंदा है, अब ये पास करा देगा, अगले अटेम्प्ट में ये पास करा देगा, उसके अगले अटेम्प्ट में ये पास करा देगा। वो वाले सपोर्टर होते हैं तो उनके, या उनके खुद हाँ के एजेंट होते हैं। हाँ तो वो हाँ आके फिर ज्ञानबाजी, मेरे को ज्ञानबाजी और देंगे कि आप अपने वीडियोस में ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो। तो मेरे वीडियो है भाई, मैं कुछ बोलूं, जो मन करेगा वो बोल रहा हूँ। मेरे यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाल रहा हूँ, मैं फ्री रिवीजन वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें अगर कोई मेरी चोरी करेगा कंटेंट की तो उसके बारे में बोलूंगा, तो मेरी मर्जी है। फ्री वीडियोस में मैं इतना भी नहीं बोल सकता क्या? आपसे ना मैं पैसे ले रहा यूट्यूब पे वीडियो देखने के, उसमें मैं अगर मेरे कंटेंट को कोई चोरी कर रहा है उसके बारे में एक लाइन बोल दी तो उसमें भी उनको आग लग जाती है कि आपके वीडियो तो बहुत बढ़िया है, आपका कंटेंट तो बहुत बढ़िया है, मैं उसकी वीडियो से आपके वीडियो पे शिफ्ट हो गया, पर आप उनके बारे में बोल रहे हो, ये गलत बात है। तुम ज्ञान सर क्यों दे रहे हो मुझे? मत देखो तुम वीडियो, शांति से उसके वीडियो समझते भी देख नहीं लो है ना खुद। सर। हाँ, समझते नहीं है। इनकी क्या है, इनके दिमाग में कभी घुस नहीं सकता ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों का इलाज अलग तरीके से किया जा सकता है, कलयुग है ये, और इनका इलाज करने का दूसरा तरीका ही है। और फिर उस तरीके में जाके फिर ये रोने लग जाते हैं। फिर पता है रोने लगते हैं ना तो अपने को ही दया आ जाती है इनके ऊपर, क्या रो रहा है। फिर ऐसे ऐसे करने, ऐसे ही नौटंकी करते हैं, एक्टिंग करते हैं ये कि माफ कर दो, कभी नहीं करेंगे, फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अपने माँ बाप से कॉल करा देते हैं, घर वालों से कॉल करा देते हैं। फिर जब माँ बाप बीच में आ जाते हैं, जब सेम इसका केस भी यही था, वो बीच में आ जाते हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ जब इतने, उनसे बड़ा कोई नहीं है उस बच्चे, उनके लिए तो अपना बच्चा ही होता है, चाहे वो जैसे कितना ही हुआ इंसान हो। तो फिर वो बोलते हैं, तो अपन इस चक्कर में नहीं किसी बट पे सर भी नहीं लिया। हाँ सर, वो मैं कंसिडर करता हूँ, अपनी भी बात हुई थी, वो मेरी कॉपीज हाँ वायरल हो गई हाँ थी जो। हाँ हाँ हाँ। तो ये वाली चीज, पर वो रिपीटेडली सेम चीज करते हैं फिर तो नहीं समझ आती इनको। इनको करना चाहिए, इनका तो सही से इलाज होगा। तो अब की बार ढंग से ही करेंगे इनका इलाज सबका। आप डाउट्स पूछ लीजिए भी नेक्स्ट अपने आगे के। हाँ बस सर मेरा तो एक्चुअली वो कॉपी रिलेटेड ही था कि हाँ आईसीआई ठीक की है, वो चेकिंग तो मैंने वगैरह। बता दिया उसका। तो आईसीआई को आप क्या बोले, इंस्टीट्यूट को तो इंस्टीट्यूट जैसा है बर्बाद है। हेलो सर। हाँ हेलो। सर आईसीआई ने अभी एमसीक्यू बुकलेट आई है एफआर और एएफएम की, तो वो हाँ, करनी है क्या? एमसीक्यू बुकलेट बिल्कुल आपको करनी है, और एक बार कर लेना, बस सिर्फ एक बार देख लेना उस बुकलेट को आप। तो वो एक बार देख लोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से एमसीक्यू फ्रेम होते हैं। उसमें मैंने बताया अभी भी 95% क्वेश्चन वही हैं जो बुक के क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार देख लेना बस। नहीं तो सर आपकी वाली करनी है या फिर आईसीआई ने जो निकाली है वो वाली? मैंने वही शेयर करी है इसे वाली, मैं पहले मेरी मैं बना चुका, मेरी बुकलेट भी मेरे पास पीडीएफ पड़ी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मेरी पूरी एमसीक्यू बुकलेट बना भी ली, सब काम भी कर लिए। फिर आईसीआई ने भी जब लॉन्च कर दी तो फिर मैंने मेरी बुक को लॉन्च नहीं किया है। ओके सर। हाँ, तो उस बुक में क्या है, ये पूरे एमसीक्यू मेरे पास पड़े हैं जो भी मैंने बनाए थे ना। ये सारे एमसीक्यू मेरे पास पड़े हैं जो बुक में बनाए थे मैंने। तो ये वही एमसीक्यू थे इंस्टीट्यूट के, मैंने पोर्टल से कॉपी पेस्ट करे थे सारे बैठ के। बट ठीक है, इंस्टीट्यूट ने दे दी तो मैं मेरी बुक नहीं दे रहा अलग से। कोई सेंस नहीं है मैं आपको कंफ्यूज करूँ जबरदस्ती की मेरी बुक देखो वो देखो। जो है वो कर लो फिर इंस्टीट्यूट के, एक बार प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू में ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं अपनी तरफ से कुछ बना के दूंगा या आप किसी के 1000 एमसीक्यू की बुकलेट लेके आओ, वो सब फालतू होता है। एक बार प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू चाहिए, वो दे दिए इंस्टीट्यूट ने, वो देख लो बस, बात कर लो। ओके सर। सर वो ईश्वर सर एक विनायक वाला मिला क्या आपको आंसर? हाँ हाँ, ईश्वर विनायक वाला एक सेकंड रुकिए, अभी अपन उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ईश्वर विनायक में जो ये क्वेश्चन था अपना, इस क्वेश्चन में ये जो आ रहा है ना अपना यहाँ पे, अमाउंट लास्ट में 42,000, ये 42,000 बिजनेस कॉम्बिनेशन का ही है। मैंने चेक कर लिया है। आप क्या है, या तो सॉल्यूशन में कुछ गलती कर रहे हो। मैंने ये करवाया हुआ है नवंबर 23 वाले एग्जाम वाले जो मैराथन थी उसमें। 365 तो एग्जिस्टिंग है, 42,000 है। 42,000 आया कैसे है, 54,000 तो बनाया पीपी के ऊपर। 54,000 तो बनाया जो पीपी असेट में चेंज आया था उस दिन, उस पे बनाया डीटीएल। ठीक है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन डेट के बाद चल रही है। और जो 12,000 का बन रहा है डीटीए, तो नेट आ रहा है डीटीएल आपका 42,000 का इसके अंदर। ओके सर, और जो फिर मैं एक बार और जो देखता हूँ 12 मैराथन। हाँ, और जो 12,000 का जो अमाउंट आ रहा है ना, वो जो 12,000 का अमाउंट है, मैं यहाँ से देख के ही आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सोल्यूशन कराया था उसमें। 12,000 का जो डीटीए वाला अमाउंट है, वो है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो चेंजेस आए हैं ना सेट की वैल्यूज के अंदर, उसका इफेक्ट है उस पर। डिटेल असेट आपकी इंक्रीज जो हुई है उसका इंक्रीज हुई है उसका बैलेंस है,
इंक्रीज डिक्रीज, और जो लाइबिलिटी में एक इफेक्ट आया, एक असेट का इफेक्ट आया और एक लाइबिलिटी का आया है। तो जो सॉल्यूशन मेरे पास है उसके बेसिस पे मैंने बताया, डिटेल अभी सॉल्व अपन कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी अगर आपका फिर भी एग्जिस्टिंग में कुछ डाउट रहे, एक बार आप मेरे को भेज देना, नहीं तो नंबर 23 मैराथन में वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है, वहां से देख लेना, मैंने वहीं से सॉल्यूशन में से देख के आपको बताया है, ठीक है। ओके सर, थैंक सर यू। एक हेलो। सर एक छोटा हाँ सा कंसर्न था। हाँ हाँ सर मैं बोल रहा था कि कुछ बच्चों के पास सर, जैसे कि मैंने पूरा सीए फाइनल सर आप दोनों लोग के मतलब रिवीजन वीडियो से ही किया है, और ग्रुप 2 सर मेरा अतुल सर के मतलब ये से ही पूरा क्लियर हुआ, लेकिन एएफएम का सर कोई सॉल्यूशन कॉपी सर मेरे पास नहीं है। रिवीजन वीडियो सर आपका देखते हैं, कॉन्सेप्ट बुक है सर आपका, तो उस हाँ। केस में सर क्या कुछ आप रिवीजन वीडियो और सुन लीजिए, कंसेप्ट बुक पढ़िए और फिर क्वेश्चन स्टेप्स लगा के खुद से सॉल्व करिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ओके सर, वो क्योंकि किया आपको हुआ था, प्रैक्टिस पिछले चाहिए। बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हाँ, तो तो बस इसलिए नहीं हो वही पाया था। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैंने अभी क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी सेम बात बोली, जिन्होंने एएफएम अच्छा मेरे से पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एफआर पढ़ रहे हैं, कि आपको जी सॉल्यूशन कॉपी क्लास में मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस ही होनी चाहिए। सॉल्यूशन कॉपी से मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो प्रैक्टिस खुद की करो, उससे कॉपी मेंटेन होगी, फिर उस कॉपी को आपको सर। रिवीजन में करना है। जी, सर स्ट्रैटेजी वीडियो में जो भैया ने बनाई थी, अतुल भैया ने मेट 25 वाले हाँ बच्चों के लिए, हाँ हाँ उसमें उन्होंने बोला था कि सारे क्वेश्चंस को लिख के मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट में उन्होंने बोला कि जो नवंबर 24 में देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वो जो स्ट्रेटेजी बताई ना, आप फिर उस स्ट्रेटेजी को या तो एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। वो जी रिवीजन में सारे क्वेश्चन के लिए बात करी गई है कि रिवीजन में आपके पास इतना टाइम है ही नहीं। अब मई 25 आप देने हाँ वाले हो सपोज, और जी रिवीजन जी अब आप करोगे, सारे बहुत ग्रुप है या सिंगल ग्रुप है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन लिख के कर सको। जी वो जो एक बार सारे क्वेश्चन लिख के आपको करने होते हैं आपकी पूरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के दौरान, और एक बार होता है क्लास के साथ, जब पहली बार क्लास सुन रहे हो या पहली बार सब्जेक्ट खुद से सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, मतलब क्लास से पढ़ो या सेल्फ स्टडी से पढ़ो, उस वक्त सारे क्वेश्चन लिख लिख के करने होते हैं। रिवीजन के टाइम ठीक पे है लिमिटेड क्वेश्चन करने होते हैं, ये होता है तरीका। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक एक बार तो पूरे लिख के करने पड़ेंगे, अगर आज तक कभी आपने नहीं करे हैं तो फिर पूरे लिख के करिए। 2-4 क्वेश्चन अपना टाइम कम है तो छोड़ने पड़े तो छोड़ देना बस, यू। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, मेरी एफआर रिलेटेड प्रिपरेशन की डाउट है। मेरी आज डीटी की क्लास खत्म हुई है अतुल सर से, हाँ और सर मेरी आईडीटी की मतलब हर सब्जेक्ट में मैंने कुछ कुछ पोर्शन प्रिपेयर कर रखे हैं। जैसे आईडीटी में मेरा कस्टम हो रखा है, ऑडिट में मैंने एसेस कर रखे हैं, बट मैंने अभी तक एफआर की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है सर। हम्म तो एफआर सर कितने रिवीजन अभी देखूं उसके, क्योंकि काफी लेंदी है एफआर का पोर्शन अभी। देखिए, हर सब्जेक्ट के 2 से 3 रिवीजन मिनिमम चाहिए, 3 मिनिमम चाहिए होते हैं, तो वो आपको रिवीजन प्लान करने ही पड़ेंगे एनी हाउ। तो उसको आपको प्लान करना है, कैसे भी करो वो आप। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा कि सिंगल ग्रुप देना है, बहुत ग्रुप देना है, वो डिसीजन मेकिंग होगी। सर वो दे सकता हूँ क्या अभी सर? क्लास जैसे मेरी आज ही खत्म हुई है डीटी की। सारी क्लासेस अगर खत्म हो चुकी है अभी आपकी, तो रिमेनिंग टाइम में आप बहुत प्लान कर सकते हैं। बोथ के शायद आपके 2 रिवीजन ही हो पाए, तो 2 रिवीजन आप कंफर्टेबल हो तो आप बोथ दे सकते हो। तो बाकी ये जो आप लोगों की क्वेरीज हैं इस तरीके से रिलेटेड कि प्रिपरेशन में अब कैसे करना चाहिए, कितने रिवीजन कर सकते हैं रिमेनिंग टाइम में, मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरे को कौन सा ग्रुप देना है, कितने रिवीजन करने हैं, अलोकेट कैसे करना है, ये वाली क्वेरीज के रिगार्डिंग अपन पहले भी सेशन ले चुके हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पे है। इसके अलावा इसकी कोई और अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो इन क्वेरीज में अपन टाइम वेस्ट ना करें, तो ये क्वेरीज के अलावा अपन केवल डाउट सॉल्विंग पे फोकस करें यहाँ पे, वो बेस्ट रहेगा। तो आप लोग वो क्वेरीज लेके आइए, क्योंकि स्ट्रेटेजी कभी नहीं चेंज होगी, स्ट्रेटेजी वही है। कोई बच्चा आके मेरे पास ये क्वेरी, और ये क्वेरी पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता क्यों हर बार आती है बच्चों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, कि अभी भी आ रही है, मार्च में भी आएगी, सर अब मेरी क्लास कंप्लीट हुई है, बताओ मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ। इनका आंसर कभी चेंज होगा ही नहीं। इसका आंसर सिंपल सा है, जो एक बार दिया जा चुका है। आंसर इतना सा है कि आपको हर सब्जेक्ट के 3 बार रिवीजन करने पड़ेंगे, कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक पढ़नी पड़ेगी, 3 बार मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे फुल सिलेबस। तो ये पूरा प्लान बना के दिया है, वो प्लान अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आप पास हो सकते हैं, अदरवाइज तो किस्मत की बात है कि आपका पढ़ा हुआ मान लो एज इट इज याद रह गया आपको, वही एग्जाम में आ गया, एज इट इज आप लिख के आ गए, पास हो गए, वो एक अलग लक का गेम है। वो रेयरली कोई 0.1% हो जाए तो हो जाए, वरना पूरी स्ट्रेटेजी सेम रहती है। तो इस पे बार बार सेम चीज पे टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता।
आप उसको रेफर करिए, देखिए, फॉलो करिए। बार-बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हर 15 दिन में स्ट्रैटेजी पूछते रहते हैं। और ये मैं मतलब ऐसे बोलने के लिए नहीं कर रहा ये बातें मजाक की, ये सीरियस बातें कर रहा हूँ मैं कि मेरे पास आते हैं मैसेज, रियलिटी में आते हैं कि हर 10-15 दिन में मैसेज करते हैं, सर 10 दिन हो गए, अब बताओ अब रिमेनिंग टाइम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब सर फेब एंड आ गया, फेब एंड के बाद बताओ रिमेनिंग टाइप की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर वो नहीं पढ़ सकते आप कभी भी। लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं अपने अपनी स्ट्रेटेजी के, रोज रोज वीडियो डालते हैं। हमारा आप देखोगे तो हर अटेम्प्ट के लिए सिर्फ एक वीडियो आता है, और वो भी है ना हर अटेम्प्ट के लिए किस लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजी बदल गई होगी। वो समझते ही नहीं है, आप समझो ना, वो यही समझते हैं कि हर 10 दिन में स्ट्रेटेजी बदल जाती है। जो स्टूडेंट इतना समझ रहे हैं वो हर अटेम्प्ट में तो समझेंगे ही, तो इसलिए हर अटेम्प्ट में बनाना पड़ता है, वरना स्ट्रेटेजी हर अटेम्प्ट क्या पूरे सीए फाइनल के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी है, वो दे रखी है, वही है। जो वीडियो आप पिछले अटेम्प्ट का सुनोगे उसमें भी सेम चीज मिलेगी, इस अटेम्प्ट वाले में भी सेम चीज मिलेगी। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हमने बताया हो चीजों को, कि कोई चीज पहले बता दियो कोई बाद में बता दियो, बट अल्टीमेट क्रक्स चीजों का वही निकलेगा। तो स्ट्रेटेजी कभी नहीं बदलती है। ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि अभी कोई नई स्ट्रेटेजी दे दूंगा मैं, लास्ट मंथ में कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी लाके दे दूंगा। जो लोग बड़े बड़े बैनर लगा के वीडियो बनाते हैं, लास्ट 1 मंथ की स्पेशल स्ट्रेटेजी रैंक लाने की, है ना, ऐसे ऐसे आपको प्लानर वगैरह बना के देते हैं, वो सब फालतू की चीजें हैं। वो एक बार देखने के लिए अच्छी है, व्यूज लाने के लिए अच्छी है, अपना प्रमोशन करने के लिए अच्छी है, पर आप लोगों की कोई काम की नहीं है। कि कुछ लोगों के अब ये भी मैसेज आ जाते हैं कि सर प्लानर बना के दे दो ना, कि आज के दिन कौन कौन से चैप्टर करने हैं मुझे। तो वो सब फालतू चीजें होती हैं। वो तो क्या है, मैं वीडियो बना दूंगा ना तो अभी 1.5-2 लाख व्यू आ जाएंगे उस वीडियो पे, क्योंकि लोगों बच्चों को चाहिए ये चीज, पर वो कभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही नहीं। मेरे को तो क्या लगेगा, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 5 मिनट में अपलोड कर दूंगा, आधा घंटा इन्वेस्ट करना है, 1.5-2 लाख व्यूज आएंगे, प्रमोशन होगा मेरा, जो बाकी लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको यही सब आता है। तो उसमें कोई सेंस का नहीं है, और सेंस का इसलिए नहीं है, उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ कि प्लानर मैंने बना दिया, मान लो मैंने आज आपको बोल दिया कि आज के दिन तो आप कर लेना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कल कर लेना बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस, है ना, ये सब मैंने बना के दे दिया एक 10 दिन का प्लानर सपोज। तो वो प्लानर तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया है, मेरे को लगता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक दिन में हो जाएगा। आप में से एक भाई यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करने में 3 दिन लगते हैं, और वो एक दिन में कर नहीं सकता। क्यों लगता है? क्योंकि उसने आज से पहले कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा ही नहीं है। एक ऐसा है जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करने में 4 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले से 4 बार रिवाइज करके बैठा है। तो मेरा प्लानर तो बिल्कुल बर्बाद हो गया ना उसके लिए, बस मेरे को व्यूज मिल गए, आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहा। और आप जो मेरे पे भरोसा करके उस प्लानर को एज इट इज फॉलो करोगे, तो आपको लगेगा यार मेरे को, आपकी कैपेबिलिटी थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को 3 दिन में करने की, मेरे प्लानर में मैंने सिर्फ 1 दिन दे दिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो हो गए आप तो बर्बाद। क्योंकि आपसे 1 दिन में होना ही नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 3 दिन में करने की वो चैप्टर, क्योंकि आपने पहले कभी उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं है। तो आप कभी उस चैप्टर को 1 दिन में कर ही नहीं पाओगे, और आपको लगेगा कि मैं तो इस चैप्टर को 1 दिन में कर नहीं पाया, यानी मेरी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं दे पाऊंगा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे ये सब चीजें फॉलो करोगे तो। और लोग बना रहे हैं, खुले में बना रहे हैं, और लोग खुश भी होते हैं। ऐसे फालतू टीचरों के वीडियोस देखते रहते हैं, ऐसे 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 वाहियात टीचर है मार्केट में आज के दिन, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि क्या चीज बताने की है क्या नहीं। कॉपी पेस्ट करना सीख रखा है कि बस इन्होंने कोई बढ़िया चीज कर दी वो कॉपी कर देते हैं। उसके अलावा फालतू के मोटिवेशन के वीडियो, हर 10 दिन में एक स्ट्रेटेजी वीडियो, हर 15-20 दिन में एक वीडियो निकाल देते हैं। लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी टू स्कोर 80+ इन एफआर, 70+ इन एफआर, इतना इन एसएफएम। तो बस ये ज्ञान बची आ रही है लोगों को, तो इनसे बच के रहो, सही चीज फॉलो करो। और जैसे एफआर की फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करूंगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं क्या? मैंने क्लास में सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं एक बार। ये फर्स्ट रिवीजन में सब क्वेश्चन गो थ्रू करने होते हैं, हैंड रिटन थोड़े बहुत करने हैं। ओके। डाउट्स कोई और भी डाउट्स है आपके? हाँ बोलिए सर मेरा डाउट है, एक एक करके बोल लीजिए आप लोग। देखिए एक साथ बोलेंगे किसी का भी डाउट सॉल्व नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार अगर कोई बोल रहा है तो दूसरा बंदा उसके बाद क्वेरी पूछ लीजिएगा, एक एक करके बोलते रहिए। सर जैसे सर कि मैं कोई नहीं, आप बोल लो, पहले आप बोल लो। ठीक है। सर मेरा अभी एफआर और एएफएम का क्लास चल रहा है, तो मेरा जॉब भी है। मैंने ऐसे फॉलो करती हूँ कि आप जैसे नवंबर 24 में एबीसी एनालिसिस दिए थे ना, तो मैं उस हिसाब से चैप्टर कर रही हूँ। लेकिन आप क्लास में बोलते हो कि आप सीरियली करो कि आपको बेनिफिट होगा, यानी तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्लास हमेशा आपको क्लास के सीक्वेंस में ही करनी है। मैं इसलिए एबीसी एनालिसिस नहीं देता हूँ पहले, मैंने अभी बताया उसका पर्पस सिर्फ ये है कि लास्ट
टाइम पे जब आप 2-2 3-3 दिन वाले रिवीजन करोगे या 1.5 दिन में रिवाइज करोगे तब टाइम कम रहेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम सिर्फ उन चैप्टर्स को देखें। और क्लास सीक्वेंस में करने का पर्पस ये है कि लिंकेज तभी समझ आएगी। आप ये सोचो कि पहले मैं चलो बिजनेस कॉम्बिनेशन उठा लेती हूँ, है ना, पहले सीएफएस कर लेते हो। जी बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस में जो प्रीवियस चैप्टर के लिंकेज आएंगे वो कहाँ से समझोगे? इंडेक्स 12 का लिंकेज आएगा, आता ही नहीं आपको। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के फॉर्मेट का लिंकेज आएगा, आपको पता ही नहीं है क्या होता है ना? वो आपको क्लास सीक्वेंस में ही करनी है। सीक्वेंस में मेजरली सब चैप्टर्स उसी अकॉर्डिंग कवर होते हैं। मैं सीक्वेंस भी उसी अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करता हूँ जिसमें बड़े-बड़े चैप्टर्स यानी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पहले कवर हो जाए। तो आपको तो सीक्वेंस क्लास में में ही बोलते हैं कि मेरे ना जॉब चलता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैंने ऐसे फॉलो किया हुआ है। देखिए इधर आपको मैं सिंपल सा मतलब बताता हूँ। एएफएम जो है उसमें तो हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई एबीसी एनालिसिस होता ही नहीं है। एफआर की अगर बात जी करें तो एफआर में मैंने पहले सारे ए और बी कैटेगरी चैप्टर ही कराए हैं। सी कैटेगरी कराए हैं, ये सबसे लास्ट के अंदर है, वो लास्ट में छोड़ देना आपको लगे तो, कोई टाइम ही नहीं है तो। वो सी छोड़ना नहीं होता, पहली बात। कोई इसका ये इंटरप्रिटेशन मत निकाल लेना। आपके केस में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, आप जॉब चल रही है, टाइम नहीं है, उस केस में बोल रहा हूँ आपको। जी थैंक यू सर। हाँ तो मुझे ये पूछना था कि अभी 24 का क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आप एलडीआर क्वेश्चन दोगे ना, मतलब चेंजेस नहीं है कुछ ज्यादा, तो उसी एडिशन के हाँ हिसाब हाँ, से सेम आप। सेम 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 कर लीजिए बिल्कुल। ओके ठीक है, चलेगा, थैंक यू। हाँ, ये एक बच्चे ने कमेंट्स में मैसेज करा था, सर शनि की 7.5 चल रही है मेरे ऊपर क्या मैं सीए क्वालिफाई कर सकता हूँ क्या? जो पढ़ो भूल जाता हूँ। तो भाई ये सब चीजें मतलब होती हैं, बट इनका ये मीनिंग नहीं है कि आप इनको हर जगह जोड़ने लग जाओ, फिर आपका माइंडसेट ही उस अकॉर्डिंग काम करेगा। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, है ना। और जो शनि की आप बात कर रहे हो ना, शनि बुरा नहीं है। अगर आप शनि के बारे में जानोगे तो शनि देता भी बहुत कुछ है आपको। जब शनि रहता है तो वो आपसे लेता है तो देता भी बहुत कुछ है। ये चीज एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप जाओगे डिटेल में, वो मेरे को यहाँ डिस्कशन नहीं करना है, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ानी। बट ये सब चीजें एक बार दिमाग से निकाल के रखो, हर चीज का पॉजिटिव है। आप भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ छोड़ो आप तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान आपके साथ है ना। भगवान ने आपको इस दुनिया में पैदा किया है, बनाया है, तो वो आपका साथ देंगे। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप अच्छे माइंडसेट से कोई चीज करोगे तो वो आपका हमेशा साथ देंगे। आप अगर शनि पे ये मान के चलो कि शनि बुरा है, मान लो आप ये भी मान के चल रहे हो कि शनि की 7.5 वगैरह चलती है, तो जब शनि जैसी कोई बुरी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर अच्छी चीज भी दुनिया में होगी। अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो आपने देखी नहीं, ये शनि जैसी बुराई जो आपको लग रही है वो भी आपने देखी नहीं, तो भगवान अच्छी चीज है वो भी आपने देखा नहीं, तो वो भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो उन पे भरोसा रखो, वो अच्छी चीज भी करेंगे। तो नेगेटिविटी माइंड में अगर हमारे रहेगी तो हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। पॉजिटिविटी रहेगी तो हर दिन अच्छा है, हर समय भगवान का समय है, उसमें कोई चीज सोचने की नहीं है। बस समय का समय नहीं रहा बेचारे का थोड़े टाइम के लिए, वो एक अलग बात है, बट भगवान का समय हमेशा है। चलिए अभी क्वेरीज पे आ जाते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेरी पूछ लीजिए। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक डाउट है। हम्म क्वेश्चन नंबर 23 का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें बीटा को मतलब पोर्टफोलियो बीटा और मार्केट बीटा का कंपैरिजन करा हुआ है। तो आपने जैसे बताया मार्केट बीटा ऑलवेज 1 होता है, तो वहां पे वो कैलकुलेशन क्यों करी है, वो चीज डाउट हो रहा है, देखो समझ मैं नहीं आ आपको रही। बता दूं, वो कोई मार्केट बीटा कैलकुलेट नहीं करा है, वो वर्डिंग पे मत जाओ आप, वो इग्नोर कर दो उसको। क्लास में मैंने बोला था वो गलत करा हुआ है, उसको काट लो। तो जो क्लास वाला सोल्यूशन है वो देखो, बुक वाला मत देखो। वो मार्केट इम्प्लिसिट बीटा करके लिखा हुआ है वहाँ पे, वो गलत चीज है। जी जी हाँ थैंक यू सर। हेलो हाँ हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, ये अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू के अंदर कंफ्यूजन काफी होता है। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है यार, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू में? अभी भी वो 4 नंबर गलत हो गया मेरा। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट पोर्टफोलियो का। अब इसमें मतलब इसमें तो याद कर लो कि यार रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना, तो उसके बेसिस पे डिसीजन देना होता है। कंसेप्चुअली भी है। कोई डाउट है तो वो बताओ। याद नहीं रहता तो याद तो करना पड़ेगा। याद और याद करना भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम रट्टा मार के जाओ, कंसेप्चुअली करोगे तो याद भी रहेगा। उसमें डाउट क्या, मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीज है। कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है तो वो बताओ, क्या डाउट है इसमें कि क्यों गलत हो रहा है, वो बताओ क्या गलती करी आपने। नहीं, जो हम निकालते हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है या फिर वो वाला दूसरा वाला होता है? सीएपीएम से जो निकलती है वो रिक्वायर्ड रिटर्न होती है कंसेप्चुअली। और उसको कंपेयर करना पड़ता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से। बिल्कुल। आप क्या है, आपको फिर है ना डाउट अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू में नहीं है। आपको डाउट है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है,
तो आपको पूरा पोर्टफोलियो का एक बार रिवीजन वापस सुनना। पोर्टफोलियो से पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन का रिवीजन सुनना, फिर पोर्टफोलियो का रिवीजन सुनना, कंसेप्ट बुक से नोट्स याद करना, फिर क्वेश्चन गो थ्रू करना। तब क्लैरिटी रहेगी कि रिक्वायर्ड रिटर्न में क्या डिफरेंस है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन में कब एक्सपेक्टेड रिटर्न मान रहे हैं इस चीज को, कब रिक्वायर्ड रिटर्न मान रहे हैं। ये वाला डाउट है आपका, तो वो डाउट जब क्लियर होगा। हाय सर। ओके थैंक हाँ हेलो बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट का आपका रेगुलर क्लासेस लिया था, हाँ तो अभी इस कमिंग अटेम्प्ट में जो आपका क्वेश्चन बैंक है जो प्रीवियस रेगुलर क्लासेस का, तो उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। इज देयर एनी नया क्वेश्चंस आईसीआई ने 2020 ऐड? का है, सेम चलेगा, मैंने बता दिया है 2024 वाला सेम चलेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ ओके। सर पोर्टफोलियो सर मैनेजमेंट चैप्टर हाँ पोर्टफोलियो में सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल पे है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 50 का सॉल्यूशन है मेरे पास आपकी क्लास का, बट मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप एक बार क्या एक्सप्लेन कर देंगे इस क्वेश्चन को? डाउट क्या है? सर बेसिकली उसमें फैक्टर सेंसिटिविटी देख के रखी हुई है, दो हाँ सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी में दो बार देख के रखी है, तो मुझे वो क्वेश्चन ही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली मैं। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट है। पहले पार्ट में जी सर। एक ए को बाय कर रहे हैं, सिक्योरिटी बी को शॉर्ट सेल कर रहे हैं, रिस्क फ्री से बोरो कर रहे हैं। यस सर, यस सर, और सेकंड पार्ट में प्रोपोर्शनेट, तो सेकंड पार्ट में डाउट होगा, फर्स्ट में होगा नहीं आपको। यस सर, यस सर। हाँ तो सबको सेकंड पार्ट में डाउट आता है उस क्वेश्चन में, जिनको भी डाउट आता है। अब सेकंड पार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है हम सेम प्रपोर्शन में काम करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं। एक लाइन ये लिखी हुई है, आप क्वेश्चन का डाउट पूछें तो क्वेश्चन भी आपके सामने ही रखा हुआ होगा, जी सर। है ना। आप पढ़िए, उसमें सेम प्रपोर्शन लिखा हुआ है कि सेम प्रपोर्शन में वर्किंग करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में करिए। बस फर्क इतना क्या है कि फर्स्ट पार्ट में जहाँ 50,000 हम बोरो कर रहे थे ना, जहाँ से मतलब जी रिस्क फ्री सर। से जो 50,000 आ रहे थे उसकी जगह हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। 1 लाख रुपए वो रखे हुए हैं हमारे पास रिस्क फ्री वाले। तो यानी सेम प्रपोर्शन में वर्किंग करनी है, तो जहाँ 50,000 की जगह 1 लाख हुए यानी डबल हो गए। तो शॉर्ट सेल हमने सिक्योरिटी बी को 50,000 किया था फर्स्ट पार्ट में, यस तो सर। सेकंड पार्ट में सिक्योरिटी बी को सेम प्रपोर्शन में यानी डबल करेंगे तो 1 लाख का शॉर्ट सेल होगा। यस सर। तो आपके पास जहाँ 50,000 थे उसकी जगह 1 लाख है, शॉर्ट सेल भी आपने 1 लाख का किया और 1 लाख आपके रिस्क फ्री से आ रहे हैं। ये ऐसा इस क्वेश्चन में यस। मतलब वही सेम प्रपोर्शन में आएगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर 3 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे सिक्योरिटी ए के अंदर। फर्स्ट पार्ट में सिक्योरिटी ए के अंदर 1.5 लाख इन्वेस्ट हो रहा है, सेकंड पार्ट में 3 लाख हो रहा है, क्योंकि सेम प्रपोर्शन में कर रहे हैं। डबल हो गया तो सबको डबल कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप एग्जाम में, इतना ना यस सोच के सर। डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 1.5 लाख हो गया और 3 लाख हो गया, 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 3 लाख का इन्वेस्ट किया, 1 लाख शॉर्ट सेल किया, 1 लाख रिस्क फ्री से बोरो किया। तो 3-1-1 का आपका वो है रेशियो। ओके। क्वेश्चन में आगे तो सबको सेम है, ठीक है। जी सर, समझ गए। राधे राधे सर जी। हाँ राधे राधे। एक समय रैना जी बेचारे पूछे, समय रैना जी शायद सीए करने आ गए हैं, है ना। बेचारों का समय थोड़ा ऐसा ही चल रहा है अभी, तो कोई बात नहीं। ये पूछ रहे हैं कि सर ये मेमोराइज करने की टेक्निक बताओ, पढ़ाते पढ़ाते है ये कि हम भी गेन कर सकते हैं। ये रिवीजन से आती है, ऐसा नहीं है कि अभी आई है, पहले भी मेमोराइज हो जाते थे क्वेश्चंस वगैरह सब चीजें, बट वो रिवीजन से होते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन ठीक है, मैंने इतने बैचेस ले रखे हैं, इतनी बार आप लोगों की क्वेरी वगैरह आती है तो वो याद हो जाती है बहुत सारी चीजें। और सारी चीजें, और ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें याद रहती है, कुछ चीजें याद भी नहीं रह पाती है। और जब मैं पढ़ता था तब भी सेम सिचुएशन थी, मैंने बताया भी था कि फाइनल के टाइम पे मैंने 7-8 रिवीजन कर लिए थे, तो बहुत सारी चीजें वहां पे भी मेरे को याद रहती थी कि ये क्वेश्चन इस पेज पे है, उस क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड लाइन में ये पॉइंट लिखा हुआ है जहाँ इसे ये इंटरप्रिटेशन ले रहा है। बहुत सारी चीजें होती है वो, बट वो रिवीजन से याद होती है, इसकी कोई अलग टेक्निक नहीं होती है। लोग सोचते हैं मेमोराइज करने की कोई टेक्निक होती है, हमें मन में पहले सोचना पड़ता है कि मेमोराइज करने जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्वेश्चन मेमोराइज करूंगा या आंसर मेमोराइज करूंगा। ये मेमोराइज करना कभी सोचना नहीं होता है, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। आपको अपने घर वालों के नाम क्यों याद है? क्या आपने बचपन में ऐसे बैठा के किसी ने रटवाया था मेरे पिताजी का नाम ये है, माता जी का नाम ये है? बार बार आपके सामने लिया गया तो आपको आता है। हिंदी अपन इतनी परफेक्टली क्यों बोल पा रहे हैं? क्या हमें सोचना पड़ता था कि हम हिंदी को पहले रट्टा मारेंगे, या मन में हमें सोचना पड़ता है कि व्याकरण में ये प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन जो भी आता है, संज्ञा जो भी आप बोलते थे, विश्लेषण वगैरह, कुछ मन में सोचना पड़ता नहीं, क्योंकि हमें बचपन से वो चीज बार बार हम रिवाइज करते जा रहे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बार बार सुनते आ रहे हैं, तो वो अपने आप याद हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। रिवीजन करना सर एक स्टार्ट डाउट करो, था। कोई भी चीज आपकी भूलोगे नहीं।
सर एक सर मैंने चीज आपका ऑडिट का मई 25 का क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करा था, हाँ हाँ तो उसके अंदर जैसे मैं देख रहा था SQC 1 में, तो मई 24 के क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर क्वेश्चन बैंक में। तो ये मतलब ऐसे कई सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन मिसिंग है थोड़े थोड़े मई हर टॉपिक 25 के में। की बात कर रहे हो आप? हाँ, मई 25 का क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करा था सर। तो मई 25 में तो सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है, कुछ ऐसा नहीं है जो इनकॉर्पोरेटेड ना हो। अब आपका ये डाउट आ रहा है कि आपके पास मई 25 का लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, वेबसाइट से मंगाया हुआ है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन जो मई 24 हाँ एग्जाम में आया था वो नहीं दिखाई दे रहा। तो दो रीजन हो सकते राइट हैं। सर। पहला रीजन या तो आपसे स्किप हो गया हो, दूसरा रीजन सिमिलर क्वेश्चन बैंक के अंदर होगा, उसमें उन्होंने क्वेश्चन की एक दो लाइन अलग तरीके से फ्रेम करा, क्योंकि क्वेश्चन का नाम बदल रखा होगा, ये सब कर रखा होगा, तो आप डायरेक्टली एज इट इज मैच कर रहे होगे, तो हम सिमिलर क्वेश्चन कभी भी दोबारा लेते नहीं है। और थर्ड रीजन ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन अब आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट ही नहीं बचा होगा। तो यानी आपको अल्टीमेटली पढ़नी कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक की है। और वैसे भी क्वेश्चन बैंक होता है सिर्फ क्वेश्चन को एक बार देखने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ऑडिट में रट्टा मारना होता है कंसेप्ट बुक से। जी ओके सर। ओके सर, मतलब जो क्वेश्चन बैंक है केवल उतना ही सफिशिएंट है मई 25 वाला। बिल्कुल, क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट नहीं बोल रहा मैं, कंसेप्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक। कंसेप्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट हाँ होती है हर सब्जेक्ट में, मीन्स, क्वेश्चन बैंक का रोल हाँ सिर्फ मीन्स एक वही। बार क्वेश्चन देखने के लिए होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। सर हेलो। देवांश। हाँ हेलो बोलते हेलो। जाइए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि आपसे बात हुई थी रिवीजन स्ट्रैटेजी को लेके चैट में। तो हाँ फर्स्ट सेकंड टाइम जब मैं उठाऊंगा, मतलब मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट एट अ टाइम, मतलब वो वैसा वाला। तो जब सेकंड टाइम FR या FM उठाऊंगा तो मतलब रिवीजन वीडियो रेफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम होने के कारण 4 या 5 दिन जैसे, तो उसमें रिवीजन वीडियो रेफर करूँ कि कॉन्सेप्ट नोट का क्वेश्चन बैंक ही करूँ बस। देखिए, रिवीजन वीडियो आपको फर्स्ट रिवीजन में तो रेफर कर लेने चाहिए। बाकी आने वाले फर्दर रिवीजन के अंदर रिवीजन वीडियो तभी रेफर करो जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगे कि यार ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा ही बस। ओके सर, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। सर, FR में एक चीज पूछना है था सर। एक तो वो रेवेन्यू वाले इंडेक्स में सर एक वो पॉइंट आता है सर, जहाँ पे वो आता है ना कि मेजर कंपोनेंट का भी जो पार्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेटर वाला एक क्वेश्चन होता था और एयर कंडीशनर वाला क्वेश्चन होता था सर। हाँ वो वाला हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट थोड़ा सर एक बार फिर से बता पाओगे आप सर? वो मेरे को क्या डाउट है क्लियर उस नहीं हुआ ढंग कंसेप्ट से में? डाउट कहाँ पे है वो बताओ आप। सर। वो जो हम एयर कंडीशनर और वो एलिवेटर की कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कैसे, मतलब क्यों हो रहा है देखो वो उसका वाला सिंपल, अलग से उसका जो क्यों थोड़ा कर सा? रहे हैं ये रीजन, ये जानना है कि क्यों कर रहे हैं। हाँ सर। देखो क्यों का रीजन इतना सा है, सिंपल सा है कि एयर कंडीशनर तो है ना उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बट वो एयर कंडीशनर मीनिंग नहीं है उसका। मीनिंग है जो एयर कंडीशन वाला सिस्टम पूरी बिल्डिंग में डाला जाता है ना, उस सिस्टम की बात हो रही है। जो हाँ कूलिंग सिस्टम जिसमें बिल्डिंग में जब आप आजकल बनती भी है बिल्डिंग, और आपके ऑफिस वगैरह में भी आपने देखा होगा, जो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, पूरी बिल्डिंग के अंदर ही कूलिंग का सिस्टम बैठा दिया जाता है। मतलब पूरी पाइपलाइन डलती है, एसीज आप नहीं देखते, एसीज कुछ नहीं है, बस वेंट्स लगे होते हैं जिनमें से आपके पास हवा हाँ आती रहती है। तो ये क्या होता है, वो एयर कंडीशनिंग उस सिस्टम की बात करी जाती है। और एलिवेटर आप जानते ही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है, ये एक तरीके के एग्जाम्पल है जो उस कंसेप्ट के लिए यूज में लिए जाते हैं। और एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग सपोज आपकी बन रही है 1 करोड़ रुपए में, एक बिल्डिंग आप बना रहे हो, तो उस 1 करोड़ रुपए हाँ में ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट का पार्ट होती है, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। मान लेते हैं आपकी है ना 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, तो 2 फ्लोर की बिल्डिंग 1 करोड़ में बनने वाली है। उस 2 फ्लोर की बिल्डिंग 1 करोड़ में बनने वाली है ना, उस बिल्डिंग में 25-30 लाख रुपए की तो अकेला लिफ्ट का खर्चा हो जाता है, एलिवेटर का खर्चा हो जाता है। और ऐसे ही हाँ एयर कंडीशनिंग का जो इनसाइड वाला सिस्टम लगता है ना बिल्डिंग के अंदर ही, पहले से आप प्री इंस्टॉल्ड करवाते हैं, वो भी कम से कम इतना हाँ पैसा लगता है, 25-30 लाख रुपए जनरली। तो ये है मेजर कॉस्ट का पार्ट। अब आप बोल रहे हो कि हमें रेवेन्यू बुक करना है जितना कंप्लीट हो गया है हमारी बिल्डिंग। कंप्लीट कितनी हुई है, जितना अभी तक उस पर खर्चा लग गया और जितना टोटल लगने वाला है उसके बेसिस पे हम करेंगे। अब आप मेरी बात समझना, हाँ जी। हमारी बिल्डिंग है 1 करोड़ में बनने वाली है, उसमें 30 लाख रुपीज तो मेरा लिफ्ट में लग जाएगा, 70 लाख रुपए मेरा बिल्डिंग बनाने में लगेगा, समझे। अब आज के दिन मान लीजिए मैंने बिल्डिंग बनाना चालू किया और मेरे को 1 महीने बाद ईयर एंड हो गया, रेवेन्यू बुक करना है, ठीक है, ईयर एंड पे रेवेन्यू बुक कर रहे हैं ना अपन। हम्म
तो ईयर एंड पे अभी तक बिल्डिंग में जो रिमेनिंग 70 लाख है वो बिल्डिंग में ईंट लगाने का, सीमेंट लगाने का, जो भी अदर खर्चे जनरली खर्चे होते हैं वो होते हैं। तो वो खर्चे हुए मान लेते हैं अपने ओनली 7 लाख रुपीस के खर्चे हुए, वो ओनली 7 लाख रुपए के खर्चे हुए। यानी बिल्डिंग की जो टोटल 70 लाख की कॉस्ट अपनी लगने वाली है अदर देन एलिवेटर, उसमें 10% खर्चा हमने किया है बिल्डिंग के ऊपर। समझ में आता है इतना? यानी कायदे से देखा जाए तो 10% ही बिल्डिंग बनी है ना, क्योंकि 70 लाख रुपीस में पूरी बिल्डिंग बनेगी जिसमें 7 लाख जितना काम हुआ है। लेकिन अगर अब मान लीजिए मैं एलिवेटर की कॉस्ट जोड़ के टोटल कंप्लीशन निकालूं परसेंटेज, एलिवेटर तो मैंने आज ही मंगवा के रख ली, लेकिन एलिवेटर मंगवा के रखने से कोई स्पेशल काम हो गया क्या बताओ? वो उससे कोई बिल्डिंग तैयार थोड़ी हुई है, वो तो कभी भी ला के रख लो एलिवेटर, तो वो तो पूरी बिल्डिंग हो आएगी तभी यूज में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आज एलिवेटर लगे तो आज यूज में ले लो, वो कंप्लीट हो गया काम। वो कोई कंप्लीट होने वाला काम नहीं होता। तो उससे क्या हो जाएगा, 37 लाख आपको लगेगा 1 करोड़ में से 37 लाख का खर्चा हो गया, यानी 37% बिल्डिंग बन गई। क्या ये सही है? आपको सोचो अब। हाँ जी सर, ठीक है। बस ये कंसेप्ट है सर। उसमें सर। जो एक इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आता है वो भी ये सेम ही चीज है, मतलब जैसे हाँ, जैसे सेम ही चीज कॉन्ट्रैक्टर है था वो उसमें। यही। हाँ, उसकी कुछ कंडीशन दे रखी है, अल्टीमेटली उसका जो क्रक्स है वो मैंने आपको यही दिया है। अच्छा, ठीक है सर। और क्या सर? हाँ सर सर, सर हाँ एक सर, डाउट एक था, और डाउट था वो सर एफआर में आपकी ही। एएफएम की आईएफएम की वीडियो नहीं आ रखी यूट्यूब पे? सर आईएफएम इसको की प्लीज एक्सप्लेन आप। आईएफएम की कोई रिवीजन वीडियो नहीं है यूट्यूब पे अलग से, नए वाले बैच की। और वो लास्ट मैराथन में मैंने करवाया हुआ है रिवाइज, वहां से आप कर लेना। तो मैराथन से ओके सर। हाँ सर पोर्टफोलियो में सर क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सेकंड। पोर्टफोलियो में सर क्वेश्चन नंबर है कृष्णा और मार्केट वाला सर। उसमें जो उसमें आपने बीटा का जो फॉर्मूला की बात कर रहे हो क्या आप? जी 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 जी। तुम्हें अपना क्लास वाला बीटा का फॉर्मूला लगाओ, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ सकता है, आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो फॉर्मूला उन्होंने लिखा हुआ है उसी फॉर्मूला का एक्सपेंशन है, क्लास में वो भी मैंने बताया था, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। तो अपन नॉर्मल तरीके से करेंगे, मैंने ठीक वैसे है। ही करवाया आपको। और सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सर जब हम लोग बॉन्ड का ड्यूरेशन ये सब निकालते हैं, तो जब पीवी करके हम लोग निकालते हैं तो सर उसमें पीवी एफ करके निकालना सही नहीं रहेगा ना, वो टेबल बना के ही सही रहेगा ना? हाँ, वो टेबल बना के ही करना पड़ेगा बॉन्ड के लिए तो। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सर मैंने मई सर 24 में ग्रुप 1 क्लियर कर लिया था, अब मई 25 में ग्रुप 2 भी देना है आईबीएस है, जिसमें पुराना मटेरियल रेफर करना है या एफआर एफएम के लिए, या नया लेना पड़ेगा? सेम कर लो। तो पुराना ही चलेगा? इंडेक्स हाँ ओके सर। सर इंडेक्स 19 में मुझे एक डाउट है। एक सेकंड, एक बच्चे ने लिखा है तो नवंबर 24 का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करा दो। तो उससे अच्छा पहले आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, वो सेम ही क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में आया हुआ है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है वो। आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेंगे तो सब सॉल्व है। अब पूछ लीजिए आप डाउट। सर इंडेक्स 19 में मुझे डाउट है, क्वेश्चन नंबर 16 में। सर 10 लाख वाले प्लान एसेट्स पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यूज किया है, बट जो हमने 30 सितंबर को जो कंट्रीब्यूशन किया था 4,90,000 माइनस 190 है। नेट 3 लाख रुपीज का 3 लाख रुपीज का नेट कंट्रीब्यूशन है उस क्वेश्चन में। उसमें हमने नॉर्मल रेट पे किया हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मतलब नॉर्मल रेट क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर एक कंट्रीब्यूशन पे तो हमने 10.25% का रेट लगा लिया। उस क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है, इवन यूट्यूब पे भी बताया, रिवीजन वीडियो और मैराथन सब जगह, कि उसमें 6 मंथ्स की रेट दे रखी है 10%। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो 6 महीने का है। तो 6 महीने का 3 लाख का कंट्रीब्यूशन है, तो 6 महीने की रेट तो 10% पर एनम वाली है 6 महीने की इन्वेस्टमेंट पे, तो वही रेट लगेगी। तो वो रेट लगा दी। अब जो एनुअली है ना, वो रेट कंपाउंडिंग होती है हर 6 महीने में। तो एनुअली वाला जो इंटरेस्ट लगाना है वो तो कंपाउंडिंग वाला लगेगा। तो या तो उसको 10% वाले को कंपाउंड करो 6 महीने में, या फिर डायरेक्टली उन्होंने कंपाउंडिंग रेट दे दी 10.25%, इसलिए वो लगाई है। अच्छा ओके सर। सर इंडेक्स 115 में सर जैसे कि जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है जिससे हम लोग निकालते हैं, उसमें से थ्योरी लिखने का सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आंसर आपको तो जो नोट्स में मैंने जो नोट्स में लिख के दिया है वो लिख दो अपनी लैंग्वेज में बना के, बस, और कोई अलग से कुछ नहीं लिखना है। ठीक।
और अभी अपन सेशन को बस वाइंड अप करते हैं, 2-3 मिनट और किसी को कुछ क्वेरी है पूछ लो, फिर वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को। सर एक छोटा सा सर एक पॉइंट और था मेरा। हाँ सर वो एफआर में ही सर जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है सर, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है जॉइंट वेंचर वाला जो टॉपिक है 128 वाला सर, उसके अंदर एक आता है ना जो अनरियलाइज्ड गेन आता है आपका पीपी और इन्वेंट्री में। तो सर उसमें एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है जिसमें हमने इन्वेंट्री जो है वो हमने उस पे सर एक गेन की बजाय हमने लॉस पे बेची है आपस में। एक क्वेश्चन है 48 या 50 के राउंड सर, तो उसमें हम मतलब जो नॉर्मल टॉपिक है वो तो है कि नॉर्मली गेन पे बेची है हमने इन्वेंट्री, लेकिन उसमें है कि हमने लॉस पे, मार्केट प्राइस 8 लाख है और हमने 10 आप क्वेरी सॉरी पूछो हमने 8 लाख में बेची। तो सर उसमें हेलो, वो हम अलग क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली इम्पेयरमेंट से रिलेटेड? देखो पहली बात तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें लॉस में बेची है, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं। और अगर लॉस आता भी तो लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अच्छा सर, उसमें वो था कि मार्केट प्राइस आपका 8 था और वो हमने 10 में दिया था या उल्टा था ऐसा, तो इस वजह से क्या नॉर्मली गेन आता है लेकिन उसमें उल्टा लॉस आ रहा था, तो इसलिए मेरे को था। नहीं, वो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने क्लास या क्लास नहीं सुनी या सॉल्यूशन नहीं देखे क्लास के, ऐसा? या तो बस यही रीजन है इसका, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप बताओ मुझे एक बार। सर एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, मेरे ने खोला हुआ है। क्लास नहीं है आपने? हाँ सर मेरे पास है, एक सेकंड। इसमें हाँ सर ये 51 क्वेश्चन है सीएफएस वाले चैप्टर में। इसमें था कि उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख थी और उसने कैरिंग वैल्यू 10, तुमने मार्केट वैल्यू पे बेचा था। 51 क्वेश्चन था सीएफएस में। सर नॉर्मली जो इसके ऐसे क्वेश्चंस देखो थे और अब जो टॉप वही वही मैं बोल रहा हूँ, आपने क्या क्लास सुनी नहीं है, प्रॉब्लम यही है ना। आप बोलते रहे हो क्लास सुनी, आपने कंफर्म है क्लास नहीं सुनी, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब मैं इसमें बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नॉर्मल सेल परचेज के अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन है, ये वो है ही नहीं। इस क्वेश्चन में कहीं पे है ही नहीं कि आपको इम्पैक्ट रिवर्स करना है, वो करना है, वो क्वेश्चन ही नहीं है ये। इसमें तो आपने एक सेट बेची है, वो बताओ आप अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करोगे बेचने की, ये बोला है उसके अंदर। बस ये क्वेश्चन है वो। ठीक है सर, ठीक है, ये है ना, समझ गए? ठीक है सर, सर ओके। फॉरेक्स को लेके सर एक हेलो ओपिनियन चाहिए था। हाँ सर उसमें मतलब हो सकता है मेरे ही एंड से कोई गलती होगी सर, बट मैं कितना भी ट्राई करता हूँ सर उस चैप्टर पे मेरा कमांड नहीं हो पाता। बाकी पूरे एफएम में सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसके लिए सर क्या करें? अभी भी मतलब 2-2.5 मिनट टाइम देखो, है। अब फॉरेक्स चैप्टर ऐसा है जिसको वही मिनिमम 3 से 4 रिवीजन चाहिए ही चाहिए होंगे। रिवीजन करोगे जी तो हर चैप्टर पे कमांड आएगी, सबसे आसान फॉरेक्स लगने लगेगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, इतने रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो बस फिर स्किप करना पड़ेगा। मतलब कोई ये केवल फॉरेक्स के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं हर किसी टॉपिक के लिए, हर चीज के लिए बोल रहा हूँ कि जी आपको रिवीजन चाहिए फॉरेक्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें आपको कंसेप्चुअली कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टेप्स रट लो आंसर आ जाएगा। स्टेप्स तो आपको हेल्प करेंगे, बट उसमें कंसेप्चुअली सोचना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको। तो फॉरेक्स जो है उसमें 3-4 रिवीजन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो आपके सर, तो अगर नहीं हो पा रहा है, एफएम फिर भी का नहीं सर पा रहा है। एफएम का सर 2-3 बार पूरा किया हुआ है, तो एक बार सर फॉरेस्ट को 3-4 बार ट्राई करते हैं सर, टाइम तो है अभी मेरे हाँ पास। बस वही है कि आपने फॉरेक्स को क्या है, आप बस ये हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, हम एक बार क्लास सुन लिए, क्लास सुनने के बाद हमें लगता है इतना बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अकेला फॉरेक्स की है ना, पूरा अपना 180 घंटे के बैच में 40 घंटे के तो फॉरेक्स के लेक्चर है। जी मतलब आप समझिए, जो अपना बैच है उसमें 25% पोर्शन तो फॉरेक्स लेके बैठा है, और एग्जाम में क्वेश्चन एक ही आता है, तो हमारा माइंडसेट उस अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है ना। इतना बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी चैप्टर में है, और इसमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम उसको कभी दोबारा खोल के ही नहीं देखना चाहते हैं। तो जब तक किसी हाँ सर, चैप्टर को ये तो दोबारा बात खोल है। के नहीं देखेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, वो टफ ही लगेगा। ठीक है सर, मैं कल से एक बार ट्राई करता हूँ सर, बाकी जी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे बात हाँ करूंगा। राधे बिल्कुल। राधे सर। हाँ राधे राधे। हेलो सर। सर हेलो। हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मेरा एएफएम का अभी क्लास चालू है। हाँ 37 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम्म, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है सर, वो लिख के अभी क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ ना, तो हम्म। वो फास्ट फास्ट नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम ऐसा है
कि मैंने लास्ट टाइम मतलब ग्रुप 2 दिया था, लेकिन 130 स्कोर आया, डीटी आईडीटी में 50-50 आ गए थे, मतलब एक में 47 था, एक में 51 थे, लेकिन मेरा मतलब वो आईबीएस की वजह से नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने अभी ग्रुप 1 शुरू किया है, लेकिन अभी ये ग्रुप 1 नहीं हो रहा है कंप्लीट, मतलब टाइम लग रहा है बहुत, तो क्या करूँ समझ नहीं रहा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप बोथ ग्रुप कुछ समझ नहीं रहा। ग्रुप वन की पूरी क्लासेस पेंडिंग है क्या अभी सब तीनों सब्जेक्ट की? सर मैंने मतलब लास्ट अटेम्प्ट से पहले एफआर का एक बार सेल्फ स्टडी किया था खुद कुछ भी से। मैं हाँ मतलब आपने कैसे भी किया हो, मैं तो इतना सा पूछ रहा हूँ कि ग्रुप वन का आपके जो कंटेंट है मैक्सिमम, मतलब जो कंटेंट क्लासेस या सेल्फ स्टडी कैसे भी एक बार के लिए कब कंप्लीट होगा आपका, अगर ग्रुप वन अभी पढ़ रहे हो तो? सर नहीं बता सकता कब होगा, क्योंकि अभी अभी 37 ही लेक्चर हुए एएफएम के, और ऑडिट तो कुछ नहीं आता अभी तक, कभी किया नहीं ऑडिट, और एफआर सेकेंड का ग्रुप ही दो आप सेकेंड ग्रुप ही दो, अभी एफएम के लेक्चर छोड़ दो, सब छोड़ दो। सेकेंड ग्रुप में डीटी आईडीटी रिवाइज करो, आईबीएस के लिए एफआर पहले थोड़ा सेल्फ स्टडी करना है, एफएम थोड़ा पढ़ ही लिया, बाकी के रिवीजन वीडियो एक बार सुन लेना बीच में थोड़े बहुत। आईबीएस आराम से हो जाएगा मैनेज, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप दो आप। और सर ये आईबीएस के लिए एएफएम हाँ का एग्जामिशन हेलो मैं सर। कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं एकदम फ्रेश एग्जामिशन माइंड में। देखो क्लासेस अच्छे से चल रही है, रिवीजन भी चाहिए ना, आप बोल रहे हो अभी क्लासेस आप खुद ही नहीं कह सकते कब कंप्लीट करोगे, आपका अभी सर ये टारगेट ही सेट नहीं है कि फेब्रुआरी एंड तक मैंने एएफएम कंप्लीट करने का सोचा है, हाँ मतलब तो हो भी अगर फेब जाएगा। एंड तक आपने सोचा है तो आपको लग रहा है एएफएम में एग्जामिशन आ सकती है, तो एक टारगेट लेके चल सकते हो कि इसको एग्जामिशन करवा ले। बाकी मेन फोकस ग्रुप वन पे रखना, और सॉरी ग्रुप टू पे रखना। और आईबीएस के लिए ग्रुप टू के सब्जेक्ट भी 40-50 नंबर के आते ही हैं, 40 नंबर के तो डीटी आईडीटी आईबीएस में। इसके अलावा लो आता है 15-20 नंबर का, तो लो की कंसेप्ट बुक जो हमने दे रखी है वो ले जाना है एग्जाम में। तो वो तो फ्री के मार्क्स है, उसमें तो बस सेक्शन आइडेंटिफाई करना और वहां से कॉपी पेस्ट करना है, तो वो आपके वहां से मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप वन का जो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, थोड़ा बहुत लिखोगे तो उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, तो आईबीएस में पास हो जाओगे। सर सर दोनों बार फॉरेक्स भी में क्वेश्चन। हेलो नहीं सर। हो पा रहा हेलो मेरा, सर, राधे हाँ राधे। बोल हाँ राधे राधे। क्लियर नहीं हो रहा ये ग्रुप 2, तो इसलिए मैं अभी ग्रुप 1 शुरू किया था सर। नहीं तो अभी आपको मैंने बता दिया, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अभी वो सेम चीज रिपीटेडली बात करने का सेंस नहीं है। वो ग्रुप टू नहीं हो रहा क्लियर, उसका मैंने बताया कि अब कैसे करना है, तो आपको बता दिया है। जो आईबीएस का प्लान बता दिया। फॉरेक्स का क्या करूँ फिर, मतलब रहने दो या करूँ कंप्लीट हाँ छोड़ फॉरेक्स भी? दो अभी, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि पूरा ही छोड़ दो, आपको है कि एग्जामिशन लानी है, तो फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप अगर उस अकॉर्डिंग एग्जामिशन, जब आप एग्जामिशन का भी सोच रहे हो, फिर उस वक्त आप बोलो कि मैं ये चैप्टर छोड़ दो, नहीं छोड़ू, तो फिर वो नहीं कर सकते। एग्जामिशन की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा सब्जेक्ट ढंग से पढ़ना पड़ता है। 60 नंबर लाने हैं ना, तो आपको प्रिपरेशन 80-90 प्लस की करनी पड़ेगी, तब जाके 60 आएंगे। हाँ सर, लेकिन अभी आप सर बहुत मतलब अच्छा, आप बहुत अच्छा सा पढ़ा रहे हो सर, मतलब एकदम मजा आ रहा है अभी एफएम पढ़ने में, हाँ तो हाँ ऐसा तो माइंड आप बार बार लग रहा है तो ग्रुप आप 1 कर पे लो शिफ्ट। उसको कंप्लीट, आप कर लो एएफएम भी कंप्लीट, लेकिन जल्द से जल्द करो। ग्रुप टू के साथ बस सिर्फ एएफएम देना, और कहीं कुछ दिमाग मत लगाओ, ठीक है? ओके सर, सर ओके। हेलो सर, फॉरेक्स में राधे हाँ राधे। क्वेश्चन 14 है। हाँ सर फॉरेक्स में हेलो सर। क्वेश्चन 14 है। हाँ हाँ उसमें हाँ जब कैंसिलेशन हो रहा है तो सेल हाँ के टाइम पे हम कैंसिलेशन हो रहा है तो जब हम इंटर बैंक के साथ डील करते हैं तो आपने बताया था कैंसिलेशन के टाइम पे इंटर बैंक में भी हम मार्जिन को हाँ माइनस करेंगे मार्जिन मनी को। हाँ हाँ। तो सर क्वेश्चन 14 में ना दो रेट दे के रखें, बाइंग एंड सेलिंग का। पॉइंट बाइंग का देखो उसमें 0.0। उस हाँ 0.075% और वो एक 2.2% वाला क्वेश्चन है वो। तो उसमें आप जी सर। एक्चुअल डीलर के अकॉर्डिंग सोचोगे। एक्चुअल डीलर जो है वो बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, वो देखना है। मार्केट वाला जो एक्चुअल डीलर मार्केट में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग रेट होती है हमेशा। हम हमेशा डीलर के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं, तो अब वहां पे एक्चुअल डीलर कोई और है। एक्चुअल डीलर बाय कर रहा है तो बाय वाली रेट लगेगी, एक्चुअल डीलर सेल कर रहा है तो सेल वाली लगेगी, ठीक है? ओके सर। सर हेलो, चलिए बस हाँ अब सर, वो ये जो डेरिवेटिव। हेलो। क्वेश्चन 30 है ना सर, हेलो हाँ बोलिए। हेलो, ये मर्जर एक्विजिशन चैप्टर का जो क्वेश्चन 30 है ना, जिसमें कैश ऑफर का शुरू होता है, उसमें सर वो जो पहला वाला पार्ट है ना, उसमें बिजनेस वैल्यूएशन का वो पार्ट है, ग्रोथ रेट वाला, और वो जरा हाँ बहुत हाँ कंफ्यूजन हो रहा है सर वो ना। वो मतलब मैंने 2-3 बार सुना था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहा, वो ग्रोथ रेट ओल्ड और न्यू, वो फॉर्मूला लगा है ना, D1 देखो माइनस आपको, D1। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, पहले केई निकालनी पड़ेगी ओल्ड डेटा यूज में लेके। केई ओल्ड डेटा यूज में लेके हाँ निकाल ली, फिर नई ग्रोथ यूज में लेके आपको वैल्यू निकालनी रहती है। बस इतना सा फॉर्मूला है, बिजनेस सोल्यूशन में भी है, और 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड वो अपन ने किए हैं, वो आप रेफर करिएगा।
तो मतलब बिजनेस वैल्यूएशन का एक बार फिर रिवाइज करने के बाद ये समझ आएगा बिल्कुल बिजनेस वैल्यूएशन में भी क्वेश्चन। किया है वो क्वेश्चन अपन ने, ठीक है। सर ओके सर, ओके, डेरिवेटिव्स थैंक यू। चैप्टर के अंदर एक ब्लैक स्कोल्स नाम के मॉडल है, हम्म, तो उसके अंदर वो जो सारे फॉर्मूलाज है तो वो आपने एक बार बोला था कि इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एक बार याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो एग्जैक्टली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हाँ, हाँ, तो पता ही है। उसको मतलब इतना इम्पोर्टेंस दे सकते हैं एग्जाम के छोड़ पास। दो उसको, आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, छोड़ दो उसको। ओके सर। चलिए सर बस तो आज उसके की साथ वो यही ग्रोथ क्वेरी थी। ऑप्शन भी छोड़ देना, ब्लैक स्कोल्स मॉडल और ग्रोथ नहीं, ऑप्शन मॉडल जो लास्ट में वो एक है। आता है अब, ग्रोथ ऑप्शन देखो बिल्कुल नया डाला है उन्होंने अभी, मतलब पहले भी था, पहले कभी आया नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत देख लेना ग्रोथ ऑप्शन को। ब्लैक स्कोल्स का प्योर ब्लैक स्कोल्स तो कभी आज तक आया ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक ओके है। सर, राधे राधे। ठीक है, चलिए फिर अब आज का सेशन अपन वाइंड अप करते हैं, काफी है इतना। और कोई क्वेरीज हो आप लोगों की मेरे को मैसेज कर देना, कुछ भी हो तो मैसेज पे तो मैं आप सबके डाउट सॉल्व करता ही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, राधे राधे। राधे राधे सर।